हमने अपने बेसिक लेवल पर लास्ट टॉपिक किया था कोर नंबर्स का। हमने डिस्कशन किया था कोर नंबर्स के बारे में और आखिरी टॉपिक हमारा वहीं ड्रॉप हुआ था। कोर नंबर हमारे पास 5 टाइप के होते हैं जो भी हमने समझे थे, और इन पांचों कोर नंबर्स के बीच में हमने एक सिंक देखा था। इनके साथ में एक मीनिंग जुड़ा हुआ था। कोर नंबर्स हमारे बेसिक क्वालिटीज को, बेसिक कैरेक्टराइजेशन को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं जो हमारी लाइफ के बेसिस को रेगुलेट करते हैं या बेसिक चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यदि हम कोर नंबर के बारे में डिस्कशन करें तो ये आपकी लाइफ का बेसिक डिजाइन बताते हैं, बेसिक फॉर्मेशन के बारे में आपको इंफॉर्म करते हैं। कोर नंबर हमने पढ़े पढ़े थे, हमारे पास 5 नंबर के कोर नंबर से अब हमारे पास एक और छठा कोर नंबर हम ऐड करेंगे, जो है हमारे पास सीक्रेट डिजायर नंबर। तो 5 कोर नंबर्स हमारे पास जो हमने पढ़े थे, वहां पर क्या क्या था? साइकी नंबर, डेस्टिनी नंबर, सोल नंबर, पर्सनालिटी नंबर, और पांचवा हमारे पास द अल्टीमेट डेस्टिनी नंबर। छठा जो यहां पर हमारे पास कोर नंबर ऐड होता है, दैट इज सीक्रेट डिजायर नंबर। इसे ऐड करेंगे अपने पास, सीक्रेट डिजायर नंबर। जो हमने पहले 5 नंबर पढ़े हैं, अब हम उन पे प्रोडिक्शन करेंगे, आपके ही चार्ट्स में एनालिसिस करके बताएंगे आपको इसके बारे में। अपनी डिटेल यहां पर एंटर कर सकते हैं। साइकी नंबर, डेस्टिनी नंबर कैसे कैसे निकला वो यहां पर आप हमारे पास टाइप करके इंफॉर्म कर दीजिए, और फिर उसके ऊपर नरेशन देने का स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास साइकी नंबर होता है वो हमारी सोच को दिखाता है, हमारी मेंटालिटी को, हमारे बेसिक आइडियाज को, हमारे इनर स्ट्रक्चर को, इनर गाइडेंस को, इनर स्ट्रक्चर को, इनर मैकेनिज्म को, इन सब चीजों को दिखाता है। हमारे साइकी का और हमारे डेस्टिनी का आपस में तालमेल बहुत जरूरी है। इस बात को अपने पास मेंशन कर लीजिए कि द साइकी शुड बी इन सिंक विद योर डेस्टिनी फॉर फिजिकल बेटरमेंट। हमारे साइकी नंबर का डेस्टिनी के साथ में इन सिंक होना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि साइकी डेस्टिनी के साथ इन सिंक हो, और ऐसा हो सकता है कि ना हो। जब साइकी और डेस्टिनी इन सिंक नहीं होते, तब क्या होता है? इंसान को थोड़े ज्यादा स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, थोड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ लंबी खिंच जाती है। व्हेन साइकी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर्स आर पोल अपार्ट, then it is possible that the person will struggle more. साइकी और डेस्टिनी का इन सिंक होना आपके नेम चेंज के लिए भी बहुत जरूरी होता है। एक डेस्टिनी हम निकालते हैं डेट से, और एक डेस्टिनी निकालते हैं नेम से। जैसे हमने डेट डेस्टिनी निकाली, ऐसे ही हम नेम डेस्टिनी निकालते हैं। नाम के हर एक अल्फाबेट को एक न्यूमेरिकल देते हैं, और वहां से एक हम रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। नेम के अंदर डेस्टिनी के 2 पार्ट होते हैं, एक आपका नेम और एक आपका सरनेम। ध्यान से लिखते चलिएगा इस बात को। डेस्टिनी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नेम और एक होता है सरनेम। आपके पास जो सरनेम होता है वो आपकी एक एडिशनल क्वालिटी होती है जो नेचर ने आपको दी है। सरनेम एक एडिशनल इफेक्ट है, एक एडिशनल पावर है जो मदर नेचर ने आपको दी है। अगर आपके पास सरनेम के अंदर पावर है, नेम के अंदर वीकनेस है, तो आपको नेम करेक्शन करना पड़ता है। वीकनेस से मेरा मतलब है कार्मिक नंबर हो, स्ट्रगलिंग नंबर हो। अगर आपके पास सरनेम में कहीं वीकनेस होती है तो कायदे से उसे ठीक नहीं करा जाता। पर अगर आपको कार्मिक क्लियरेंस करनी है
तो उस पाथ को समझना पड़ेगा जो आपके सरनेम में है। नेम आप कुछ भी रख सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो। आजकल कई लोग सरनेम भी चेंज कर रहे हैं, आजकल कई लोग सरनेम को भी चेंज कर लेते हैं। हालांकि वो ठीक नहीं होता, वो प्रिंसिपल थोड़ा सा एक बैलेंस की तरफ से इम्बैलेंस की तरफ जाता वो प्रिंसिपल है। बट कुछ लोग आजकल सरनेम को भी रेक्टिफाई कर रहे हैं। सरनेम की स्पेलिंग में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। थोड़ी बहुत अगर ऑल्टरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, बट ज्यादा ऑल्टरेशन अगर आप करेंगे तो कार्मिक क्लियरेंस करने में या कार्मिक क्रिएशन करने में वो आपको सहायता प्रदान करेगी। कर्म कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, फिर आपको एक एडिशनल काम करना पड़ेगा उनके क्लियरेंस के लिए। जब भी कभी हम नेम में चेंज करते हैं वो हमारे हाथ में होता है। यहीं पर एक टॉपिक मैं उठाना चाहूंगा आपके पास में कि नेम चेंज करना क्यों पड़ता है। आगे जाकर हमने डिस्कस करना है इस बात को कि नेम चेंज हम करते हैं, पर यहीं पर इस टॉपिक को लेंगे फर्स्ट आज सेशन के अंदर ही, कि कई लोग हमारे पास आते हैं कि नेम चेंज कर दीजिए। मैं खुद इस कंसेप्ट पे बिलीव नहीं करता कि आप नॉर्मली अपना नेम चेंज करें, क्योंकि आपका नाम कुछ सोच समझ के आपके पास में यूनिवर्स पहुंचाता है। नया नाम मींस नई कार्मिक श्रृंखला, नया नाम मींस न्यू कार्मिक क्लियरेंस। और जितनी बार आप अपना नाम चेंज करते हो एक नया कर्म खड़ा होता है आपके पास में, एक नए कर्म का हिंड्रेंस या कर्म का एक इंट्रूजन होता है आपके पास में। इस सीक्वेंस को समझेंगे फिर इस पे काम करेंगे, फिर अगला आपने नाम चेंज कर लिया तो फिर और काम होता है। तो जिसके जितने ज्यादा नाम होंगे उतने ज्यादा कार्मिक क्लियरेंस उसे करने पड़ेंगे। इस बात को अपने पास लिख लीजिएगा कि नेम चेंज इज नॉट द सॉल्यूशन टू हैव कर्मा ऑल्टरेशन। अगर आपके पास में कार्मिक श्रृंखला कोई है तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा हर रात में। कई लोग ये सोचते हैं कि हमने नेम चेंज कर लिया, अब हमारे लाइफ में नए पैटर्न ऑब्जर्व होंगे। नो डाउट आपकी बात सही है कि कुछ नए पैटर्न ऑब्जर्व होंगे, बट जो पुराना इंपैक्ट है वो भी आपके ऊपर एडिशन इफेक्ट दिखाता हुआ रहेगा। तो जितने ज्यादा नाम उतने कार्मिक क्लियरेंस, जितने कम नाम उतना कम लोड। लिख लीजिए। घर में जैसे हम इंडियन घरों में अपने बच्चों के कई मल्टीपल नेम क्रिएट कर देते हैं, तो वो कंसेप्ट सही नहीं होती। इंसान का एक नेम होना चाहिए और उसी नेम से वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे फेमस रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उसे हर एक नाम का कर्म क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़े। जैसे हमारे पास साइकी नंबर होता है ऐसे हमारे पास डेस्टिनी नंबर होता है जो डेट से निकालते हैं। अब डेट से हम नेम डेस्टिनी नंबर भी निकालते हैं। एक चीज आई डेट डेस्टिनी, एक चीज आई नेम डेस्टिनी। अब इनमें से टेम्परेरी कौन है, इनमें से ज्यादा परमानेंट कौन है? तो वो है डेट डेस्टिनी। जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ में ऑल्ट्रेशन करते हैं उनके साथ कार्मिक क्लियरेंस करने बड़े मुश्किल पड़ते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ में ऑल्ट्रेशन ना करें तो अच्छा है। कई लोग कुछ चालाकी करके मैरिज के लिए, किसी एज के फैक्टर को बढ़ाने के लिए डेट ऑफ बर्थ में ऑल्ट्रेशन करते हैं, तो आगे जाकर लाइफ में कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज फेस होती हैं। पुराने समय के अंदर यह प्रचलन थोड़ा ज्यादा था कि डेट का ऑल्टर करना। अब खाली नेम चेंज पर मेजर लोग फोकस करते हैं। आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो आपका इंटरेक्शन दिखाएगा वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से, वर्ल्डली सब्जेक्ट से। मैरिज हो, एजुकेशन हो, आपकी अपब्रिंगिंग हो, आपने दुनिया से कैसे डील करना है, जॉब प्लेसमेंट, इन सभी मैटर्स के अंदर आपको डेट जो टोटल होती है वो काम आती है। और हम टोटल डेट का एडिशन यूज करते हैं जिसे हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं।
तो दुनियादारी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डील करने के लिए हम टोटल डेट ऑफ बर्थ का यूज करते हैं। ये वो नंबर होता है जिससे आप पूरे वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हो और उनके साथ में कुछ अपने कार्मिक क्लियरेंस करते हो। आपकी डेट आपका इनर स्ट्रगल दिखाती है, जो खाली डेट कहते हैं, विदाउट मंथ विदाउट ईयर। आपकी डेट आपका इनर स्ट्रगल दिखाती है, आपका इनर इवैल्यूएशन दिखाती है, और इनर में आप कैसे हो, अंदर से आप कैसे हो, यह दिखाती है। कई लोग बाहर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। इनकी टू लेवल पर्सनैलिटी कही जाती है, टू लेयर पर्सनैलिटी बोली जाती है। यहां हम डेट से, डेट ऑफ बर्थ से, और डेस्टिनी नंबर से, टोटल डेट ऑफ बर्थ से पर्सनैलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं कि दुनिया के सामने कैसा प्रेजेंटेशन है और अंदर कैसा प्रेजेंटेशन है। सबसे आउटर लेयर जो आपका ऑरा होता है वो आपके नेम के टोटल से आता है। जो आपका ऑरा होता है, जो लोगों के सामने आता है, वो आपके नेम के टोटल से आता है। दुनिया के सामने कैसा आप डील करने वाले हो, ये आपके डेट के टोटल से आता है। दुनिया में आप कैसे एक्शन करने वाले हो, दुनिया के सामने कैसे रिएक्शन दिखाने वाले हो, ये आपके डेट के टोटल से आता है। एक्शंस ऑफ द आउटर इज टेकन फ्रॉम द टोटल डेट ऑफ बर्थ। ऑरा की बात करें, दुनिया के सामने जो आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो वो आपके नेम से आता है। इंप्रेशन जो जमाओगे लोगों में, वो भी आपके नेम से आता है। बट जो आप एक्शंस करोगे दुनिया के सामने, वो आपकी डेट से आते हैं। और वो हिडन पार्ट जो कि आप किसी को दिखाना पसंद नहीं करते और छुपा के रखते हो पर्सनैलिटी का, वो पार्ट वो आपके सिर्फ डेट से आता है। केवल डेट से क्या आता है? हिडन मोस्ट पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट, जिसे आप कहीं शेयर नहीं करते। ये आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी ये पर्सनालिटी भी होती है, तो वो आपके डेट से आता है। इसे हम साइकी नंबर कहते हैं। साइकी का मतलब होता है मूल अंक, कि आपका मूल क्या है, आपके मूल में क्या है। और डेस्टिनी होती है भाग्य अंक, कि आपके भाग्य में क्या है, आप डेस्टाइंड किस चीज के लिए हो, क्या प्राप्त करोगे। जब लाइफ में आपने कुछ तरक्की देखनी हो, प्राप्ति देखनी हो, तो कभी उसके लिए डेट को एनालाइज नहीं करते, टोटल डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं कि आप लाइफ में क्या प्राप्त करोगे। और इसमें सपोर्ट करता है आपका नेम। नेम करता है ऑरा बिल्डिंग, और डेट करता है अटेम्प्ट क्रिएट, कि आप दुनिया में क्या अटेम्प्ट करने वाले हो, दुनिया के सामने कैसा परफॉर्म करने वाले हो। तो नेम एक सपोर्टिंग सिस्टम है जो या तो आपको हेल्प करेगा या अपोज करेगा। क्लियर? डन? आगे लिखिए। ओके। अब हो सकता है आपका नेम सपोर्टिव हो या आपका नेम नॉन सपोर्टिव हो। नेम की एनर्जी आपको एडिशनल पुश दे या ना दे, पर आपका प्राइमरी पुश जो क्रिएट होता है वो आपकी डेट से क्रिएट होता है। प्राइमरी पुश टोटल डेट ऑफ बर्थ, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। दुनिया के सामने आप परफॉर्म कर पाओगे या नहीं, आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं। नेम उसमें एक एडिटिव रोल प्ले करता है, एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है नेम। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, उनका मेजर रोल नेम प्ले करता है। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? एम ऑडिबल? एक मिनट रुकना, मैं जरा नेट चेक कर लूं, कुछ शायद नेट फ्लिप कर रहा है, एक सेकंड देना।
अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको, आप लोगों को? नो। अब आवाज क्लियर आ रही मेरी? एम ऑडिबल? ओके 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 ओके। हाँ जी। हमारा मेजर लाइफ का इंपैक्ट जितना हम देखते हैं, एक्सटर्नल इंपैक्ट देखते हैं, वो किससे आता है? हमारी डेट ऑफ बर्थ से। और उसके साथ में एक सपोर्टिव सिस्टम, जो मेजर सपोर्टिव सिस्टम हमारे पास क्रिएट होकर आता है, वो आता है नेम से। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है तो उसके साथ में एक दिक्कत है कि उसकी फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी तो अवेलेबल है, बट जो रियल पर्सनालिटी है वो हम नहीं जानते। जो डेट ऑफ बर्थ नहीं रखते लोग, उनके साथ में दिक्कत क्या होता है कि उनकी बेसिक पर्सनालिटी के बारे में आपको क्लियरेंस नहीं मिलती। आप उनकी सपोर्टिव पर्सनालिटी, फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी तो जानते हो, बट उनका मेजर कंटेंट क्या है वो आप नहीं जान पाते। बट जब हमारे पास डेट अवेलेबल नहीं है तो केवल हम नेम से ही किसी का एनालिसिस करते हैं। हालांकि ये एनालिसिस में इंसान का ऑरा ज्यादा हमें पता लगता है, उसके बारे में कम पता लगता है। ध्यान से लिखना इस बात को कि आप यदि किसी का नेम जानते हो, डेट नहीं जानते, तो आप उसका पूरा असेसमेंट नहीं कर पाते। क्योंकि आपके पास में जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेमी इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन से आप केवल ऑरा समझ रहे हो, अभी किसी का डीप इंटरेस्ट या डीप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। डीप इंटरेस्ट समझने के लिए हमें डेट समझनी जरूरी होती है, उसके बाद में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती है। तो जब भी किसी का डेट अवेलेबल नहीं है, आप उसके बारे में कुछ लेवल तक तो जानते हो, पर पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं अवेलेबल। जितने भी लोग यहां पर अवेलेबल हैं, ध्यान सुनिएगा। जब हम किसी का न्यूमोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, दोनों को करने के बाद में हमारे पास एक कंप्लीट पर्सनालिटी निकल के आती है इंसान की। जैसे मैं प्रिडिक्शन करता हूं, हमारे पास लोग आते हैं, अगर डेट टाइम प्लेस अवेलेबल है तो मैं दो चार्ट बनाता हूं ऐसे इंसान के, नेम चार्ट भी, डेट चार्ट भी, और एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी। इससे क्या होता है कि इंसान की कंप्लीट पर्सनालिटी हमारे सामने उतर के आती है। नहीं तो क्या दिक्कत आएगी कि एक पर्सोना जरूर ऐसा रह जाएगा जो कि हम जानते नहीं है। अगर मान लीजिए खाली डेट अवेलेबल है या नेम अवेलेबल है, तो फिर हमें बहुत सारे मेथड यूज करने पड़ते हैं एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए। हमें बहुत सारे मेथड्स यूज करने पड़ते हैं अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। तब हम डेट लॉशू ना यूज करके नेम लॉशू यूज करते हैं। तब हम नेम के जितने भी रेक्टिफिकेशन मेथड्स हैं हमारे पास में, हमें सभी अप्लाई करके देखने पड़ते हैं, ताकि हम इस इंसान के बारे में नेट सम टोटल ले ले। अदरवाइज एक पर्सनालिटी जरूर ऐसी होगी जो कि हम इसके बारे में नहीं जानते। तो आप इसलिए डेट और नेम दोनों को लेकर चलें कैलकुलेशन में, और साथ ही साथ यदि हो सके तो एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी आपके पास में होनी चाहिए, ताकि आप किसी इंसान का पूरा एनालिसिस कर सके। बहुत गलत होता है किसी इंसान को बस छोटा सा एक एनालिसिस करके और कोई प्रिडिक्शन देने का। बहुत गलत प्रोजेक्शन होता है, ये सही तरीका नहीं है एनालिसिस का। एनालिसिस का सही तरीका यह होता है कि इंसान को वाकई में आप ऐसी गाइडेंस दें कि आज के बाद में उसका लाइफ चेंजिंग इंपैक्ट क्रिएट होकर दे। पर आजकल लोग काफी सारे पैसे कमाने के लिए काफी लालची होते हैं, और वो फिर एक मेथड के थ्रू ही कुछ मिसकंसेप्शन फैलाने में बिलीव करते हैं, और वो आधी अधूरी प्रिडिक्शन दे देते हैं। हालांकि मजे की एक बात है कि प्रिडिक्शन आप आधी अधूरी भी दोगे ना एज अ रीडर, तो भी उसमें से कई सारी बातें सही निकलती हैं। बट सामने वाला इंसान कैसे बता पाएगा कि उसके पास इंफॉर्मेशन सही पहुंची, या आपके मन में कैसे आएगा कि आपने उसके पास इंफॉर्मेशन सही पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? ये कार्मिक लेवल पे गलत होता है, ये आपके नेगेटिव कर्मा डेवलपमेंट में आता है। तो कभी भी हाफ प्रिडिक्शन, सेमी प्रिडिक्शन या इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन नहीं करनी किसी ने। या तो प्रिडिक्शन करें या ना करें,
और कई लोग होते हैं वो ऐसे ही प्रिडिक्शन कर देते हैं किसी के लिए। ध्यान सुनिएगा प्लीज ये बात। जितने अभी बर्ड फेज में हैं रीडर्स हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि जब भी किसी से अपनी कार्मिक क्लियरेंस कराएं, हमेशा उसे एनर्जी एक्सचेंज दें। स्पेशली तब जब आपके पास में कार्मिक नंबर हो, सैटर्न हो, राहु हो, केतु हो इंपैक्ट में, मास्टर नंबर इंपैक्ट में हो, तो आपको कार्मिक क्लियरेंस करना जरूरी है। आप उसके परिश्रम के बदले में उसे कुछ देकर अपने ऋण से मुक्त करें और अपने आप को भी मुक्त करें। वैसे तो काम सबको करना चाहिए, बट मेजरली उनको करना चाहिए जिनके पास में कोई कार्मिक नंबर होता है या कुछ डेट और डीड के नंबर होते हैं। ऋण मुक्त होना हमें हमेशा चाहिए। यदि हमने किसी से कुछ लिया है तो उसके बदले में उससे कुछ देंगे। अब क्या लेते हैं ये आपके ऊपर है। हमेशा जिनके नंबर 4, 7, 8 हो, इनको अपने आप को डीड फ्री, बॉन्ड फ्री कर देना चाहिए। किसी भी बंधन में यदि आप बंध के रहे तो आगे वो ऋणाणु बंधन बनेगा, वो आपके साथ में एक एथरल कॉर्ड फॉर्मेशन बन जाएगा। सबसे आसान तरीका होता है ऋण मुक्त होने का कि अपने आप को पैसा देकर ऋण मुक्त करा लो। ये सबसे इजीएस्ट वे है अपने आप को डीड फ्री करने का। पर जितना संबंध गहरा होगा, डीड फ्री होना, कर्मों से मुक्त होना उतना ही मुश्किल होगा जितना संबंध गहरा होगा। जैसे माता पिता का जो रिलेशन है, इसमें कभी हम पैसे देकर मुक्त नहीं हो सकते। यदि आप पैसा खर्च कर रहे हैं माता पिता के रिलेशनशिप में, आप वहां से ऋण मुक्त नहीं हो पाएंगे। कई बच्चे आजकल सोचते हैं कि हमने अपने पेरेंट्स के पास महीने के पैसे पहुंचा दिए, बस इतना ही बहुत है, और पैसा पहुंच तो रहा है टाइम पे तुम्हारे पास, ये कह देते हैं। डीड जो होती है, जो ऋण होता है, मातृ ऋण या पितृ ऋण, वो आपके मनसा वाचा कर्मणा तीनों से मुक्त होने में काम होके एक्शन में आता है। यदि आपको अपने माता पिता से कुछ ऋण से मुक्त होना है तो खाली कर्मणा से आप मुक्त नहीं हो सकते कि आपने पैसे का एक मोल चुका दिया और आप समझ गए कि यहां से फ्री हो जाएंगे। उसमें सेवा भी चाहिए होती है, वहां सेवा से मुक्ति मिलती है। तो यदि तो आपने मुक्ति सेवा से कर ली है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बहुतों की सेवा करेंगे तब इस ऋण से मुक्त हो पाएंगे। जब आपके पास कार्मिक नंबर्स हों, स्पेशली 4, 7, 8 जिनका बारे में बताया मैंने, तो आपको किसी से कोई ऋण नहीं लेना चाहिए, किसी के साथ ऋण में नहीं बंधना चाहिए। अपने मन की मुक्ति के लिए कई चीजें हम करते हैं, अपने मन की पूरी करने के लिए हम कई चीजें करते हैं, वो ठीक है, वो हर किसी का अधिकार है कि अपने आप को एक भावना से बाहर निकालना। पर आगे कोई कार्मिक क्लियरेंस ना हो पाए, आगे कर्मों का बंधन फंस जाए, वो सही नहीं है किसी के लिए भी। जब हम अपने पास हैवी कार्मिक नंबर लेके चलते हैं, मास्टर नंबर लेके चलते हैं, तो आपकी लाइफ ऑलरेडी एक डेट में है। कहीं ना कहीं आपके साथ में एक बड़ा रोल है, बड़ी जिम्मेदारी है। 4, 7, 8 के साथ में तो कार्मिक होती है। नंबर 3, नंबर 1, इनके साथ में भी एक डेट जुड़ी होती है। लिखते रहिएगा, नंबर 3, नंबर 1, ये ह्यूज नंबर जितने हैं। एक्सटीरियर प्लैनेट्स के साथ में होता है काम। एक्सटीरियर प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, साथ ही साथ प्लैनेट सन, इनके साथ में भी एक कार्मिक क्लियरेंस जुड़ा होता है। कई बार आपकी डेट में नंबर्स यदि कार्मिक हों और एक साथ हों तो कार्मिक क्लियरेंस और ज्यादा करनी पड़ती है, जैसे सन राहु।
सन सैटर्न दोनों एक साथ आ गए, तो आपको कार्मिक क्लियरेंस ज्यादा लेवल की करनी पड़ेगी, 14, 18, 17। ऐसे में ज्यादा ऋण चुकाने पड़ते हैं अपने आप को मुक्त करने के लिए। नंबर 11 हो आपका, नंबर 22 हो आपका, तो भी काफी मेहनत कराएगा। किसी का ऋण आपने अपने ऊपर बकाया नहीं रखना, यदि ये कंडीशंस आपके पास में ज्यादा हैं। किसी ना किसी तरीके से कभी कभी जो ऋण मुक्ति होती है, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, उसका मतलब यह भी होता है कि आपने किसी का श्रम लिया और आपने उसके लिए श्रम कर दिया। आपने किसी से कुछ एवज में कुछ चीज ली और उसके लिए आपने कुछ कर दिया। जैसे हम हीलर्स आपस में करते हैं, हम किसी से हीलिंग लेते हैं और हम वापस उसे हीलिंग दे देते हैं। तो ऐसे में भी आपका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो हीलिंग से हो गया, वो एनर्जी से हो गया। जिस भी तरीके से पॉसिबल हो, किसी के ऋण से अपने आप को मुक्त जरूर करें, किसी का ऋण अपने ऊपर ना लेके चलें। जितने हम ऋणी रहते हैं उतना ही हमारा डेस्टिनी नंबर इंपैक्ट कम दिखा पाता है। लिख के चलना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने हम ऋणी रहते हैं, जितने हमारे डीड्स कलेक्शन ज्यादा होता है, उतना डेस्टिनी नंबर हमारा हैवी होता है और एक अल्टीमेट डेस्टिनी नंबर फिर इफेक्ट होता है। पहले डेस्टिनी नंबर और फिर अल्टीमेट डेस्टिनी नंबर। मुक्ति नहीं मिल पाती जो व्यक्ति अपने आप को ऋण मुक्त नहीं करता। किसी से कुछ लेने से पहले आपके मन में किसी को कुछ देने के भाव आने चाहिए। जिन व्यक्तियों के मन में कुछ देने का भाव नहीं होता और केवल प्राप्ति का भाव होता है, तो वहां पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। वैसे तो हम दुनिया से इतना कुछ ले चुके हैं कि अगर पूरा जीवन भी हम इसे लौटाना शुरू करें तो शायद लौटा नहीं सकते। मदर अर्थ ने हमें इतना कुछ दिया है। हम अगर बहुत ही शैलो होके सोचे तो दुनिया ने हमें कुछ नहीं दिया, बट ऐसा नहीं है। हमने पूरे ब्रह्मांड से, पूरे यूनिवर्स से बहुत कुछ लिया है। और यदि हम उसे चुकाना शुरू करें तो हमें कई जन्म लग जाएंगे शायद, इतना कुछ हम ले चुके हैं। जैसे हमारे पास में आप लोग ये सैटरडे को हीलिंग करते हैं बैठ के, ये भी एक कार्मिक क्लियरेंस है आपके पास। कई लोग अपनी हीलिंग कराते हैं, साथ में करते भी हैं। ये अच्छा कार्मिक क्लियरेंस होता है कि आपने किसी से कोई बंधन नहीं रखा, आपके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था कि मैं तुम्हारी हीलिंग कर रहा हूं। आपने अपने आप को मुक्त रखते हुए एक अच्छे ढंग से ऊर्जा किसी तक पहुंचाई और खुले मन से पहुंचाई। आप उसे जानते नहीं है। हो सकता है आपने उसका नाम पढ़ लिया हो ग्रुप में, हो सकता है आपने उसकी फोटो देख ली हो, बट आप उसे जानते नहीं है। आपने फिर भी एक ऑरा क्रिएट किया और उससे अपने आप को मुक्त करा हीलिंग देकर। इसे कॉर्ड डिस्कनेक्शन कहते हैं। यहां से आपकी कॉर्ड कटती हैं। आपने जो भी जिंदगियों में, कितने भी जीवनों में जो लिया हो, कितने भी जीवन जिए हैं आपने, जितना कुछ लिया होता है वो वापस आप देके जाते हैं। हम ऑलरेडी बहुत कुछ लेके चल रहे होते हैं। डेस्टिनी नंबर हमारा जितना मर्जी स्ट्रांग हो, यदि हमारी कार्मिक कलेक्शन बहुत ज्यादा है, तो हम अपने कार्मिक कलेक्शन की वजह से डेस्टिनी नंबर का उतना फायदा नहीं उठा पाते। डेस्टिनी नंबर का फायदा हमें पूरा तब मिलता है जब हम अपने आप को लोड फ्री कर लेते हैं, इस लोड से मुक्त कर लेते हैं, इस डीड के एक्सचेंज से मुक्त कर लेते हैं। कई बार लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे
कि दुनिया में हमें शादी क्यों करनी होती है, दुनिया में हमें बच्चे क्यों पैदा करने होते हैं। आजकल बहुत क्वेश्चन आता है मेरे पास में, बच्चे छोटे छोटे पूछते हैं कि हम मैरिज क्यों करें, इज मैरिज रियली नेसेसरी, इफ यू डोंट गेट मैरिड देन व्हाट विल हैपन। तो जो कार्मिक क्लियरेंस है ना, वो नहीं हो पाएगा। कार्मिक क्लियरेंस के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए बंधन युक्त होना जरूरी है। जो बंधन में आया ही नहीं, जैसे बंधन पता ही नहीं, वो मुक्त कैसे होगा। और आपको एक जीवन का पूरा चक्र समझने के लिए उस बंधन को समझना जरूरी है। कई लोग अपनी पिछली लाइफ से गाइडेंस लेके आते हैं, वहां पर मैरिज होना ना होना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट जिनके पास में पास्ट लाइफ एजुकेशन नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती, उनको मैरिज करनी पड़ती है। एक सेकंड रुकिए प्लीज, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है नेट में फिर से। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? I'm ऑडिबल ना? मेरी आवाज क्लियर है? ओके। अगर बीच में नेट डिस्टर्ब हो मुझे बता देना एक बार। एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू हम कार्मिक क्लियरेंस कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज सबसे बढ़िया होता है, या तो आप किसी को हीलिंग दें, आप किसी को एम्पैथी दें, आप ब्लड डोनेशन करें। हीलिंग, एम्पैथी, ब्लड डोनेशन, कुछ एफर्ट एक्सचेंज, एफर्ट एक्सचेंज, और आखिरी में मॉनेटरी एक्सचेंज या मॉनेटरी डोनेशन। सबसे छोटा ऋण मुक्त होने का तरीका है किसी को पैसे पकड़ा दो। आर्थिक सहायता को हम कार्मिक ऋण मुक्ति के लिए सबसे छोटी, सबसे निम्न सहायता मानते हैं। तभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिरों में जो प्रीस्ट होते हैं वो आपसे सहायता करने को बोलते हैं कि आप यहां पर श्रम कीजिए, ना कि आप चंदा दो। डोनेशन देने वालों की भी ठीक है, वैल्यू बहुत होती है कि आपने मंदिर के नाम पे कुछ पैसे कर दिए, वो ठीक ठीक है, ट्रस्टी बना देंगे मंदिर का आपको। बट आपका कार्मिक क्लियरेंस उससे नहीं होता। आपको वहां पर कुछ करना पड़ता है फिजिकल एफर्ट करके। आपने एक चीज और देखी होगी कि जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज भी हैं, जितनी बड़ी बड़ी ये सेलिब्रिटीज हैं या इनके ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, अगर कहीं कोई आवाहन करते हैं, कोई यज्ञ हवन करते हैं, तो खुद वहां पर मौजूद होते हैं। क्योंकि अब उनका एनर्जी एक्सचेंज क्या है, उन्होंने एनर्जी को बुलाया, तो एनर्जी उनके लिए काम करेगी, वो एनर्जी के लिए काम करेंगे। आप जब किसी देवी देवता से कुछ चाहते हैं तो आपको उनके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मंत्र से, श्रम से, या सिमरन से। सिमरन सुनते हैं ना, प्रभु का सिमरन करते हैं हर वक्त। इन तरीके से आप उनके लिए कुछ कर्म करते हैं, तो वो आपके लिए कर्म करते हैं। जिस भी फ्रीक्वेंसी को आप आवाहन में उतारना चाहते हैं उसके लिए आप कर्म करते हैं, तो आपके लिए कर्म करती है। एक्शन रिएक्शन तो आपको मिलता है। तो कार्मिक क्लियरेंस के लिए हमारे पास जितना स्ट्रांग नंबर होगा उतनी बड़ी हमें कार्मिक क्लियरेंस करनी पड़ती है, उतने लेवल तक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है कार्मिक क्लियरेंस करने के लिए। नंबर आपका कार्मिक हो, कार्मिक क्लियरेंस ज्यादा। नंबर मास्टर हो तो भी इंपैक्ट ज्यादा। सेमी कार्मिक नंबर हो, इंपैक्ट कम। नॉन कार्मिक नंबर हो, इंपैक्ट लेस, वेरी लेस। तो हमें अपने एफर्ट्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखना चाहिए कि हमारे पास में कैसे नंबर्स हैं। यदि आपकी डेट और डेस्टिनी डेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर, दोनों के दोनों कार्मिक हो, तो आपकी डेट क्लियरेंस ज्यादा होगी।
नॉर्मल लोगों से डेट क्लियरेंस थोड़ी ज्यादा करेंगे। किसी की जो कंडीशन है वो बेटर हो जाएगी शायद 1 साल में नॉर्मल इंसान की, तो आपकी इंप्रूव होगी 2-3 साल में। तो ये जो इंपैक्ट है एनर्जी का, ये उतने ही डिले आपको दिलाता है जितने आपके नंबर हैवी होते हैं। अभी हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे और बातें करके आपको बताएंगे इसके बारे में। यहां तक बात समझ में आ रही सबको? यहां तक क्या चल रहा है? क्लियर है? ओके। डेस्टिनी नंबर से हम मैरिज पर्सपेक्टिव देखते हैं, साइकी नंबर से कभी हम मैरिज पर्सपेक्टिव नहीं देखते। डेस्टिनी नंबर से हम पर्सन टू पर्सन मैरिज देखते हैं, फ्रेंडशिप देखते हैं। साइकी नंबर से कभी हम फ्रेंडशिप या मैरिज साइकी से चेक नहीं करते। बट जो ट्विन फ्लेम कंसेप्ट है, जो सोलमेट कंसेप्ट है, उसे हम साइकी नंबर से चेक कर सकते हैं। जो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है, वहां पर आप साइकी नंबर से साइकी नंबर मैच करके देख सकते हैं। क्लियर? स्पिरिचुअल गुरु के साथ में आप साइकी टू साइकी मैच करोगे। और स्पिरिचुअल गुरु के साथ में आप अल्टीमेट डेस्टिनी टू अल्टीमेट डेस्टिनी मैच कर सकते हो। कई लोग उस पर भी काम कर रहे हैं और मैंने भी थोड़ा सा काम करके देखा है इसके ऊपर। काफी काफी सारे चार्ट्स में इसमें इंप्लीमेंट करके देखा था, तो अल्टीमेट डेस्टिनी का भी एक यूज निकला था कि जो आपका टीचर होता है, गाइड होता है, उसके साथ आपका साइकी टू साइकी मैच भी होता है और अल्टीमेट डेस्टिनी मैच भी होता है। साइकी टू साइकी मैच और अल्टीमेट डेस्टिनी मैच, क्योंकि लाइफ का पर्सपेक्टिव उसका भी वही निकलेगा अल्टीमेट जो आपका निकलेगा, या आप दोनों का पर्सपेक्टिव फ्रेंडली होगा। कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं यहां पर। कुछ चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें आपको बताऊंगा, वो आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको काफी बेनिफिट पता लगेगा इसमें। एक हमारे पास एक आएगी चीज आगे जाकर, लॉशू ग्रिड। आप लोगों ने नाम सुना होगा लॉशू ग्रिड का, काफी फेमस चीज है और इसे बहुत यूज करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। बट एक गलती जो लगातार लोग करते हैं लॉशू ग्रिड करते हुए, कि वो साइकी और डेस्टिनी को इग्नोर कर देते हैं लॉशू ग्रिड कैलकुलेशन में। लॉशो ग्रिड फॉर्मेशन बिना साइकी डेस्टिनी के नहीं हो सकता। आपको पहले किसी की साइकी डेस्टिनी एग्जामिन करनी पड़ेगी लॉशो ग्रिड एग्जामिनेशन के लिए जाने से पहले। आगे जाकर यदि आप प्रिडिक्शन करते हैं, आप आगे एनालिसिस करते हैं किसी चार्ट का, तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है एनालिसिस का लॉशो ग्रिड के थ्रू। आप बस डेस्टिनी को सॉरी सबसे सिंपलेस्ट एनालिसिस होता है हमारे साइकी और डेस्टिनी के थ्रू। अगर आप कुछ भी ना जानते हो न्यूमरोलॉजी के अंदर, कोई भी आइडिया नहीं हो आपके पास में न्यूमरोलॉजी का, आप केवल साइकी और डेस्टिनी से किसी प्रिडिक्शन करना जानते हो, तो भी आप इंसान के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जिसे हम मूलांक और भाग्यांक कहते हैं, यही अपने आप में सफिशिएंट होता है किसी के बारे में बताने के लिए। जब हमने किसी की साइकी और डेस्टिनी समझ ली, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आती है निकल के, वो आता है उसका सोल नंबर। ये जो सोल नंबर होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन के अंदर, हमने डिस्कशन किया था, ये बेसिकली क्या होता है, उसका एनर्जी लेवल होता है, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं। आपके अंदर प्योर ऑरा कितना है, प्योर एनर्जी कितनी है? खैर, प्योर ऑरा तो अपने आप में सही वर्ड नहीं है। प्योर एनर्जी कितनी है, कि इनोसेंस कितना है इंसान के अंदर, ऐसे कह सकते हैं। रॉ एनर्जी कितनी है उसके अंदर, वो वॉवल से लेते हैं। आपने कभी किसी ने प्योर एनर्जी से इंटरेक्शन किया है? कोई प्योर एनर्जी इंटरेक्शन समझते हैं आप? प्योर एनर्जी किसे कहते हैं, रॉ एनर्जी किसे कहते हैं? कहीं किसी नेसेंट एनर्जी के साथ में इंटरेक्शन हुआ किसी का? आपने गांव में सुना है किसी किसी को माता आती है? सुना आपने? ये जो सोल पोजीशन वाला केस होता है, ये सुना होगा आपने मेरे ख्याल से, कि किसी को एनर्जी इंपैक्ट आते हैं।
उस एनर्जी की लैंग्वेज क्या होती है? आपने कोई सोल पोजेशन वाला इंसान देखा है जिसको मेजरली एक एनर्जी ने अपने अंदर एनग्रेव कर लिया हो, एनर्जी उसके अंदर एनग्रेव हो गई हो और वो कुछ भाषा के थ्रू आपको बताने का प्रयास करे? आप उसको कभी ऑब्जर्व कर पाए हैं? आप में से किसी ने ऐसा इंसान देखा है कभी जिसको प्योर एनर्जी ने कहीं होल्ड करा हो? जैसे हम कहते हैं देवता आते हैं, देव आते हैं। गांव में एक वर्ड है बड़ा फेमस है, हिमाचल में बड़ा फेमस है वर्ड ये, कि जो पितृ होते हैं वो आते हैं, देवता आते हैं। अब अगर आप में से किसी को पता हो तो देवताओं की भाषा और इंसानों की भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे नागरी और देवनागरी, हमारे पास दो भाषाएं थी ऐतिहासिक काल के अंदर। नागरी जो थी नगर में बोली जाती थी, देवनागरी देवताओं के या हायर डायमेंशंस के नगर में बोली जाती थी। तो ऐसे ही जो देव भाषा होती है, जिसे हम एनग्रेव्ड एक एंशियंट लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा लैटिन, एंशियंट रोमन लैंग्वेज। संस्कृत का भी एक बहुत पहला एडिशन था। और कई कई भाषा तो ऐसी थी जो ट्रांसक्राइब भी नहीं हो पाई, उनमें सिंबॉलिक एक मीनिंग थे जो सिंबल पर आधारित थी, जिनको ट्रांसक्राइब भी नहीं कर पाए। आपने एंजेलिक और डेविलिक टेब्लॉइड्स का नाम सुना है? एंजेलिक टेब्लॉइड और डेविलिक टेब्लॉइड्स कुछ नहीं सुना है? चलो बढ़िया है, जीवन में कुछ ना सुने तो बहुत ही मजा आता है। ये बहुत बढ़िया जीवन है, कुछ सुना ही नहीं, यही सुना दो, जो सुनाना तो सुना। ये जीवन बड़ा बढ़िया होता है। कहते हैं कि प्रिडिक्शन के लिए कुछ प्रोफेसीज बनाई गई थी, और प्रोफेसी किसी किसी पत्थर पे, किसी किसी पत्ते पे, किसी सोने के शीट पर ऐसे मिली थी, ट्रांसक्राइब हुई। और एंशियंट प्रोफेसीज जो थी वो किसी पैटर्न के फॉर्म में नजर आई थी। साउथ अफ्रीका में कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे जूलू ट्राइब्स। वहां पर एक काम बहुत ज्यादा होता है कि लोग अपने एक दवाई को, अपनी एक दवाई होती है उनकी, उसमें जाते हैं, उसे लेते हैं, उसे बॉडी में इंटरग्रेट करते हैं और एक ट्रांस स्टेट के अंदर जाते हैं। फिर एक म्यूजिक प्ले करते हैं और म्यूजिक प्ले करते 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 एक ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। और उस ध्यान की अवस्था में वो अपने देवता से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ये सुना आपने? ये भी नहीं सुना है? बहुत ही मतलब मजेदार स्टेट में बैठे हो। अभी एक मैंने क्या रेफरेंस दिया था बच्चे ने मुझे, मैं अभी सुनाता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा अभी बड़ी जल्दी। फिल्मों से रेफरेंस अच्छा लेते हो ना। अब एक मूवी आई थी ऐसी पोजेशन के ऊपर, साउथ इंडियन मूवी थी, कांतारा। कंतारा है, कांतारा नाम, इसका नाम दो फॉर्मेशन में लेते हैं। वहां अपने एनर्जी पोजेशन का केस सुना होगा कि देवता कैसे रिएक्शन करते हैं। और ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चीज है, और मैंने खुद एविडेंटली देखी हुई है इस चीज को, कि जब किसी पर कोई स्पिरिचुअल पावर आती है तो इंसान का बिहेवियर सुपर नेचुरल हो जाता है। क्योंकि आपकी वो ह्यूमन लिमिट्स के अंदर ही होती है, क्योंकि बॉडी ह्यूमन की है, बट एनर्जी किसकी है? स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो आप ऐसे वक्त में कुछ अजीब बिहेव करते हो, कुछ रॉ लैंग्वेज बोलते हो, कुछ ऐसे शब्द बोलते हो जो कि भाषा में नहीं आ सकते। जब इंसान को एनर्जी पोजीशन होता है, चाहे वो नेगेटिव पोजीशन हो या पॉजिटिव पोजीशन हो, वो दोनों तरफ ही ऐसी भाषा बोलता है जिसका लिटरेचर समझ में नहीं आता। क्योंकि एंजेलिक लैंग्वेज जो होती है वो बहुत प्योर होती है और इस लैंग्वेज के जैसी नहीं होती, ह्यूमन लैंग्वेज की जैसी नहीं होती। तो वहां एक्सप्रेशंस आते हैं बट वो लैंग्वेज नहीं आती। और रॉ जो एनर्जी होती है वो बहुत ही वॉयलेंट होती है, वो इतनी सिंपल नहीं होती देखने में। उसके एक्सप्रेशन लाउड होते हैं कई बार, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक छोटी बॉडी है, डिवाइन एनर्जी एक बड़ी एनर्जी है, तो एक्सप्रेशन लाउडनेस की तरफ चले आते हैं। आप यदि किसी पोजीशन केस को देखो तो आप देखोगे उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं,
उनकी आईब्रोज जो है मूवमेंट करने लगती हैं, उनके बॉडी के पॉस्चर चेंज होते हैं, उनकी आवाज तेज हो जाती है, क्योंकि आप अपनी फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर रहे हो। ऐसा ही काम होता है जब हम वॉवल्स को इंड्यूस करते हैं कहीं पे। स्वरों को जब हम लाते हैं अपनी भाषा में, स्वर लाते हैं, तो हमारा ऑरा एनहेंस होता है। मॉर्निंग मेडिटेशन जिन्होंने किया साथ में उन्हें पता होगा, लम वम रम यम हम ओम, इन सभी बीज मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारा ऑरा कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हायर डायमेंशन वाली। हम हायर डायमेंशन शिफ्ट लेते हैं, एक हाई वाइब्रेशन शिफ्ट में आते हैं हम। और जब हम कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन को उच्चारित करते हैं, तो हम ह्यूमन डायमेंशन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो हमारी ऊर्जा जो होती है वो डायमेंशन शिफ्ट लेती है कि हम किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कभी कभी हमारी भाषा थोड़ी स्वरों पर आधारित होती है, और कभी कभी हमारी भाषा व्यंजन पर आधारित होती है। ध्यान से सुनिएगा अगला सेंटेंस। जो लोग अपनी लैंग्वेज में स्वरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनका ऑरा बहुत जल्दी डिवाइन महसूस होने लगता है। कोई केस पता किसी को ऐसा कि जो लोग स्वरों का इस्तेमाल करते हो और उनका ऑरा डिवाइन होना शुरू हो जाए? किसी ने सुना है ऐसा कोई केस? एग्जाम्पल लेता हूं, शास्त्रीय संगीत सुना है? स्वरों का अभ्यास करते हैं। आप किसी छोटे बच्चे को शास्त्रीय संगीत की प्रैक्टिस करा दो, सिंगिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, सिंगिंग, आप उसका ऑरा शिफ्ट देखना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से तो सबका ऑरा बेटर हो जाता है, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में लैंग्वेज तो है ही नहीं, वहां तो प्योर स्वर है। तो जब भी आप प्लग करोगे स्वर ही निकलेगा वहां से, वहां तो लैंग्वेज है ही नहीं। आप उसमें अपने राग डालते हो। इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो तो वाइब्रेशन पे काम करता है, तो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले तो बहुत जल्दी हायर डायमेंशन में शिफ्ट कर जाते हैं, उनकी मेंटेलिटी एक हायर डायमेंशन में चली जाती है। बट जो सिंगर्स होते हैं उनको और भी जागृति मिलती है, क्योंकि उनके सातों चक्र एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, वो फ्रीक्वेंसीज पर खेलते हैं। जैसे जैसे आप स्वरों को अपने नाम में डालोगे, अपनी लाइफ में डालोगे, वॉवल्स को अपनी जिंदगी में इनकलकेट करोगे, आप अपनी हायर डायमेंशन पे शिफ्ट होना शुरू हो जाओगे। कॉन्सोनेंट्स को लाओगे तो ह्यूमन डायमेंशन में शिफ्ट होगे। तो यदि आपके नाम के अंदर वॉवल्स ज्यादा होंगे तो आपकी एनर्जी कैसी होगी, हायर डायमेंशन एनर्जी। अब ये कैसी मुसीबत होती है, हायर डायमेंशन वाले लोग कैसे होते हैं? आपका नरेशन जानना चाहूंगा कि जिसको आइडिया है, जो भी आइडिया है, कि जो इंसान हायर डायमेंशन का होगा वो कैसा लाइफ में रहेगा। किसी की बचपन से ही एनर्जी हायर डायमेंशन में है, तो ये इंसान कैसा होगा बचपन से देखने में? दो हाथ दो पैर ऐसा ही होता है, या कुछ फालतू लग जाता है कि तीन हाथ चार पैर? मतलब फर्क क्या होता है, क्या लगता है आपके हिसाब से कि जो हायर डायमेंशन शिफ्ट होती है एनर्जी, वो लोग कैसे होते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, तूने तो कमाल ही कर दिया, मतलब डायमेंशन शिफ्ट के नाम पे ऐसी तैसी मार दी। जब भी कभी किसी को हायर डायमेंशन शिफ्ट में देखोगे तो इंसान की दुनिया से बननी बंद हो जाएगी। एकाकी, अकेला, अलग रहना शुरू कर जाएगा इंसान, और वो बाहर कम इंटरेक्शन करेगा, अंदर ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि एनर्जी कैसी है, ह्यूमन से इंटरेक्शन नहीं ले पा रही। जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट, सेम स्टेट। जब कोई अपने गुरु की आराधना करता है, सेम स्टेट। जब कोई अपने ईश्वर को आवाहन करता है, ईश्वर का आवाहन करता है, सेम स्टेट। और जब कोई प्रेम में होता है तो भी सेम स्टेट। ये सभी ऐसी स्टेट्स होती हैं कि जिसमें इंसान अपनी बेटर फॉर्म में चला जाता है। अगर आपका प्यार ह्यूमन के लिए है तो प्यार की एक लिमिटेशन है, तो आप उतने इवॉल्व नहीं होते। बट जब आप डिवाइन लव को समझ जाते हो तो आपकी स्टेट और भी एनहेंस हो जाती है। चेहरे पर भी भाव जो होते हैं बड़े सौम्यता वाले भाव आते हैं। वोवलिक एक्सप्रेशन जो होता है हमारे पास में, वो हमेशा आपको एक एनहेंसमेंट ऑफ ऑरा की तरफ लेके आता है, एक एनलाइटनमेंट की तरफ लेके आता है। वो चेहरे पर भाव आएगा, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, बट आपके चेहरे से पता नहीं लगेगा कि उम्र बढ़ रही है, क्योंकि भाव कैसा है, ऐसा ही, वॉवल्स वाला।
तो जो लोग वॉवल की दुनिया में ज्यादा जीते हैं उनका चेहरा मासूम और बच्चे ऐसा होता है। चाहे उम्र जितनी मर्जी बढ़ती जाए, चेहरे पर असर नहीं आता। मॉन्क्स को आपने देखा होगा बहुत बार, अगर आपने मंक्स की लाइफ देखी है तो जब तप बहुत करते हैं और उनका चेहरा देखो ना तो एकदम सौम्यता वाला होता है, मासूम सा चेहरा होता है। और जितना बड़ा मॉन्क होगा ना चेहरे से, उतना साधारण लगेगा। क्यूटनेस बहुत होती है चेहरे पर, कि आपको सीरियसली लगता ही नहीं कि मॉन्क है। जब बोलना शुरू करेगा तो पता लगेगा अच्छा कंटेंट भी है अंदर, इसके बहुत सारा कंटेंट भरा हुआ है। बट बोलते हुए लगा अरे ये तो बहुत छोटा सा है, इसे क्या ही आता होगा। इनोसेंस के नंबर जो होते हैं वो होते हैं वोवलिक नंबर्स। प्रोफेशनलिज्म के जो नंबर होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंटल नंबर्स। मार्क कर लीजिए। अगर कल को कोई अपने नाम में वोवलिक नंबर इंड्यूस कर लेता है तो आपके पास कैसी एनर्जी आएगी? रॉ एनर्जी, नेसेंट एनर्जी, प्योर एनर्जी। हो सकता है कि आप संभाल ना पाओ उसे, ऐसी एनर्जी। बट जब आप कॉन्सोनेंटल एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी आप संभाल सकते हो, आप बिल्कुल ढंग से उसे होल्ड कर पाओगे। बट वो आपको फिजिकल से कनेक्ट करेगी, भौतिक से कनेक्ट करेगी, दुनिया से कनेक्ट करेगी। क्लियर बात समझ में आ रही है यहां तक? जो अदृश्य मोड में उनकी भी समझ में आ रही है, या दृश्य वाले ही सारे पढ़ रहे हैं? अदृश्य वाले भी समझते रहना, कभी ऐसा लगे सारा प्रसाद यही ले गए, इन्हीं को हीलिंग मिल गई, इन्हीं को सब कुछ मिल गया। ये दृश्य वाले जो जो बैठे हैं, बाकी सारे जैसे आए थे वैसे ही निकल गए। ये नहीं होना चाहिए, बाद में वीडियो देख देख के दुखी हो रहे हो। तो जब भी कभी हम वॉवलिक एनर्जी के साथ में रहते हैं, हमारा ऑरा और एनहेंस होता है। जब हम कॉन्सोनेंटल एनर्जी के साथ में रहते हैं तो हमारी भटकान भटकती बढ़ती है, दुनियादारी के साथ में जुड़ाव बढ़ता है। तो इसीलिए सुबह सुबह मेडिटेशन में ओम काम आता है, क्योंकि वो आपको दुनिया से हटाता है, अपने साथ जोड़ता है। वो वोवलिक एनर्जी है जो आपको अंदर जोड़ती है, वो स्वर का वो भेद है जो कि आपको दुनिया से हटाकर अपने साथ एकाग्रचित करता है। इसलिए सारे सुबह सुबह ओम ओम चिल्लाते फिरते हैं, ठीक है ना, सुबह सुबह। और फिर कुछ कुछ का ओम भी ऐसा निकलता है कि कर्ण भेदी ओम होता है, कईयों का आकाश भेदी ओम होता है, किसी किसी का ब्रह्मांड ही पार निकल जाता है। उनका ओम ऐसा होता है कि देवी देवता मना करते हैं, तू नहीं बोलेगा, तूने ओम का उच्चारण नहीं करना, रिक्वेस्ट हमारी। सपने में आके बोल के आते हैं तूने ओम नहीं बोलना है, बस बाकी सारा सही है। तो इसलिए मॉर्निंग मेडिटेशन में आपने देखा होगा बहुत बार मैं आपसे ओम नहीं बुलवाता, क्योंकि किसी किसी का ओम उसके लिए ओम नहीं होता, उसके लिए कुछ और हो जाता है। तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी प्लग करनी पड़ती है, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी प्लग करनी पड़ती है एक वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए। वॉवलिक नंबर हमारे पास जितने होते हैं वो हमारा सोल नंबर डिजाइन करते हैं। कॉन्सोनेंटल नंबर जितने होते हैं वो हमारा पर्सनालिटी नंबर डिजाइन करते हैं। किसी का आउटर आपको समझना हो तो आप डेस्टिनी नंबर से या पर्सनालिटी नंबर से कैलकुलेशन ले सकते हो। किसी का इनर अंडरस्टैंडिंग करनी हो तो आप किसी का सोल नंबर या फिर साइकी नंबर ले सकते हैं। सोल नंबर या साइकी नंबर ले सकते हैं इनर समझने के लिए। आउटर के लिए पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर। लाइफ में क्या करने आया है, लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है वो जानना हो तो अल्टीमेट डेस्टिनी नंबर। लाइफ में क्या करने आया है, पर्सपेक्टिव क्या है वो जानने के लिए अल्टीमेट डेस्टिनी नंबर, कि जीवन का निष्कर्ष क्या निकला, जीवन का फलसफा क्या निकला, लाइफ क्यों मिली मुझे, ये समझने के लिए हम अल्टीमेट देखते हैं। अब हमारे पास में आखिर में एक नंबर आता है, छठा कोर नंबर, जो हमारे पास हमने पहले नहीं पढ़ा था। अब हम ला रहे हैं सीक्रेट डिजायर नंबर। सीक्रेट डिजायर नंबर। हमारी सीक्रेट डिजायर क्या होती है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। हमारी दो टाइप की डिजायर होती हैं। एक होती है दुनिया के हिसाब से, कि दुनिया में प्लस माइनस करके, मैथमेटिक्स करके हमने एक डिजायर बनाई अपने लिए, और उस डिजायर को हम कह देते हैं कि हमारी यही सीक्रेट डिजायर है, यही दिल की तमन्ना है। जैसे बहुत लोगों को आप देखोगे, यदि आप पूछो कि तुम्हारे दिल की तमन्ना क्या है, कहेंगे प्रभु के चरणों में प्राण अर्पित करना, कि ईश्वर के
कदमों में अपने प्राण न्यौछावर करना। पर जहां पहला मौका पड़ा वहां सारा इनह्यूमन काम, वहां लालच भी है, क्रोध भी है, काम भी है, लोभ भी है, मतलब पूरी दुनिया की मौज चल रही है। और बात करो तो क्या है कि भगवान जी भगवान जी। ऐसे में आपके पास दोहरी पर्सनालिटी बन के सामने आती है। ऐसे में आप दोहरे व्यक्तित्व के इंसान बन जाते हैं कि एक तो मौखिक है और एक है एक्शंस के अंदर इंप्लीमेंट आते हुए। कि एक तो जबान पे चढ़ा हुआ है बताने के लिए कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, दुनिया में शांति रहे। वो मिस इंडिया वाली स्पीच सुनिए ना, मिस वर्ल्ड स्पीच से पहले, एक देने से पहले स्पीच एक बताते हैं कि आपका गोल टारगेट क्या है, कि क्या करेंगे बनने के बाद। तो वो एक स्पीच होती है हमारे पास में, हमारा परिवार खुश रहे, ये है वो है। ध्यान से पूरे दिन का रूटीन एक बार ध्यान में लाओगे, आज के पूरे दिन का रूटीन अपने ध्यान में लाओ और सुबह से शाम तक की सोच एक बार लेके आओ कि मैक्सिमम टाइम किस चीज के बारे में सोच रहे थे। मैक्सिमम टाइम किस चीज के बारे में सोच रहे थे। परिवार का भला मत कहना, भले की बहुत डेफिनेशन होती हैं। एग्जैक्टली किस चीज के बारे में मैक्सिमम ड्यूरेशन में सोचा था? या तो लालच, या तो ईगो, या दोनों, या कुछ भी नहीं, या पता नहीं। है ना? ऑप्शन यही आते हैं कि पता ही नहीं क्या सोच रहे थे। सुबह से शाम तक हमें पता ही नहीं होता हम ऑब्जर्वेशन किस चीज की कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। और अगर हम बात करें हमारे से या किसी से, तो हम कहेंगे, बड़े ही क्लासिकल आंसर होते हैं, हमारा परिवार खुश रहे। पूरे दिन की सोच देखो, इसने परिवार की खुशी के बारे में कितने मिनट सोचा? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। और बाकी काम, इसकी चुगली, उसकी चुगली, इस पे नजर, उस पे नजर, सब पे नजर। बट इस परिवार के बारे में कितनी देर सोचा? तब तक जब तक लालच बहुत था। जब लालच भूल गया तो फिर अपनी रियलिटी में चला गया। तब फिर नजरें कहां थी? दुनिया पर, दूसरों पर। तो हमारे पास में जो हमारा सीक्रेट डिजायर होता है कभी कभी, वो इतना डिफरेंट होता है ना, हमारे इस आइडियलिस्टिक बिहेवियर के नीचे पल रहा होता है, जिसके लिए हम आइडियलिस्टिक बिहेवियर बनाते हैं कि दुनिया में एक दिन मैं आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा सबको। बहुत अच्छी बात है। पूछा आईएएस ऑफिसर जो सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने पूछा, इंटरव्यू के अंदर पूछा, क्यों बनना चाहते हो? बदलाव लाना है समाज के अंदर, क्रांति, ऐसे कहानियां सुनने में आती है। असली कहानी क्या होती है कि वो नीली बत्ती वाली गाड़ी में बड़ी पावर होती है। 2 मिनट का हिप्नोसिस कर दो, सारे जवाब सामने आएंगे कि एक तो पैसा बड़ा बढ़िया होता है, परमानेंट जॉब है, नेता भी डरते हैं, नीली बत्ती वाली गाड़ी का दहशत बहुत है, पुलिस वाले भी हाथ नहीं लगाते, समाज में सारी जगह प्रतिष्ठा मिलती है। कहानी यहां आएगी, कहानी ये नहीं कि समाज का भला करना है, वो तो सेकेंडरी स्टोरी थी जो कि बेचने के लिए बनाई हुई थी। हर इंसान के पास ऐसी ही सेकेंडरी स्टोरी होती है कि मैं क्या कर रहा हूं, परिवार का भला। हम सबको अपनी असलियत पे और ये असली कहानी पे इतना भरोसा होता है कि हम यही तो हैं, हमारी कहानी जो है वही तो हम हैं। बट नहीं, ये आपको ऑस्कर दिलाने वाली कहानी है। मिलता ऑस्कर छोड़ो, भास्कर अवार्ड भी नहीं मिलता है सबको, क्योंकि कहानी तो झूठी है, व्यक्तित्व को तो कहीं और जा रहा है। मैक्सिमम टाइम हमें दूसरों पर नजर होती है या दूसरों की चीजों पर नजर होती है। अपने पर नजर, अपना दृष्टिकोण हमें मिलता है हमारी इनर मोस्ट डिजायर से। यदि हम इनर मोस्ट में अपने आप को ले आएंगे तो हम अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे। कई लोग कहते हैं मैं बचपन से पता ही नहीं था हम हैं क्या, क्योंकि तुम्हें दूसरों को देखने की आदत थी। हर चीज दूसरों में प्यारी लगी, दूसरों की प्यारी लगी या दूसरों के लिए प्यारी लगी। और अपने को सेफ चलाने के लिए दूसरे का एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है। मेरे साइड में कोई चल रहा है, पैरेलल वॉक कर रहा है, मैं उसे देख के चलूंगा, नहीं तो मुझे भी ठोकर पड़ जाएगी और उसे भी ठोकर मिल जाएगी। तो मेरी नजर इस पर होगी। मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे सीधा चलना आता है,
जब इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है तो अपने आसपास हर जगह नजर रखता है। जो इंसान बहुत मूर्ख होता है, या बहुत सरल होता है, या बहुत सहज होता है, या आध्यात्मिक होता है, वो अपने ऊपर नजर रखता है, सिर्फ अपने ऊपर। ये फैक्ट है। इंटेलिजेंट सबको देख रहा है, इडियट किसी को नहीं देख पा रहा है। और जो सबको देख रहा होता है वो अपने आप को भूल जाता है, तो सबसे बड़ा इडियट बन के नजर आता है। जब आपका इनर मोस्ट डिजायर दुनिया की तरफ हो, आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। जब आपका इनर मोस्ट डिजायर आपके अपनी तरफ हो, आप फोकस रहते हैं। इनर मोस्ट डिजायर होता है आपके नेम में या डेट में मैक्सिमम टाइम आने वाला अल्फाबेट या नंबर। लिख लीजिए, इनर मोस्ट डिजायर हम दो तरीके से लेते हैं, या तो नेम से या डेट से। इनर मोस्ट डिजायर हम देखते हैं या तो नेम से या डेट से। नेम से जो सबसे ज्यादा अक्षर हमारे नाम में आए, उससे इनर मोस्ट डिजायर कैलकुलेट होता है। डेट से जो डेट में सबसे ज्यादा बार अंक आए, उससे कैलकुलेट होता है। यह हमारी फितरत है। ज्यादा गहरी कौन सी हुई? डेट वाली। ज्यादा बड़ी कौन सी हुई? नेम वाली, क्योंकि नाम यूजुअली डेट से थोड़ा बड़ा होता है। यूजुअली डेट में कितने अंक होते हैं? 8। नेम में कितने होते हैं? जितने मर्जी, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा नाम है। मेरे जो साउथ इंडियन फ्रेंड्स बैठे हैं, उनके नाम देखो कैसे कैसे होते हैं। इतने सारे अंक होते हैं कि मतलब बॉक्स भरने बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। बैंक में फॉर्म भर रहे हो अपना, खुद के खाते का फॉर्म भर रहे हो, भर नहीं पाते बेचारे, ब्लॉक कम पड़ जाते हैं। होता है, तो नाम बहुत बड़ा हुआ। आपका इनर मोस्ट समाज को देख के अगर बना है, तो आपके नेम से कैलकुलेट करोगे। यदि आपका इनर मोस्ट अंतः का, अपने आप का देखना है, तो डेट से कैलकुलेट करोगे। सोसाइटी का आप पर इंफ्लुएंस क्या है, और उसके हिसाब से कौन सी डेट आती है, तो नेम डेट होती है वो, या नेम नंबर होता है वो। आपका इनरमोस्ट का डिजायर क्या है, वो डेट से आता है, वो आप लेके पैदा हुए हो। और व्यक्ति कहीं ना कहीं इस नंबर को जरूर दिखाएगा अपने बिहेवियर में। स्पेशली जो डेट वाला है, वो दुनिया के सामने बहुत बार जल्दी आता है। जो डेट वाला है, अल्फाबेट है, वो जल्दी आता है, तो ऐसा बिहेवियर इंसान जरूर दिखाता है। जो डेट आपके पास होती है, वो बिहेवियर कम आता है। नेम वाला बिहेवियर बहुत जल्दी आउटर में आता है। डेट अंदर है, नेम बाहर है। बाहर की चमक दमक वाला अगर आपको बिहेवियर चेक करना है, तो आप नेम चेक करो। नेम का मेजर अल्फाबेट निकालो, सबसे बार बार आने वाला अल्फाबेट कैलकुलेट करना अपने अपने नामों में, कि कौन कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। टोटल नाम देखना अपना, जो अब करंट में टोटल नाम लेकर चल रहे हैं, उसे देखना। हाँ जी बेटा, पूरे नेम और कॉन्सोनेंट और वॉवल हटा देगी तो फिर तेरा सोल नंबर और पर्सनैलिटी नंबर नहीं बन गया। फिर सीक्रेट डिजायर का फर्क क्या है? सीक्रेट डिजायर का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट। अल्फाबेट बता बेटा, अल्फाबेट, फिर नंबर बता। अल्फाबेट बता, फिर नंबर बता। तभी तो पता लगे ना, नहीं तो बहुत सारे फिर तो अल्फाबेट हैं जो नंबर 2 पे स्टैंड करते हैं, नंबर 1 पे स्टैंड करते हैं। अल्फाबेट भी बताओ, नंबर भी बताओ। नेम में अपने नाम को कैलकुलेट करो, और वहां देखो अल्फाबेट कौन सा है और नंबर कौन सा है।
और लोगों के बीच में यही आपका ऑरा आएगा, लोग आपको देखकर यही समझेंगे। अरे मेरे बच्चे, हाईएस्ट क्या है? हाँ, 4-1 हो गया ना तेरा, 4-1-5-1-3, ठीक है, तो 1 हो गया ना बेटा, 1 आया ना तेरा, बार बार 1 आ रहा है रिपीट होके। नाम में तेरे पास 2 बार 1 है, सरनेम में तेरे पास 2 बार 1 है, तो 1 तेरा बेसिक बिहेवियर है। आपने देखना है कितना नंबर कितनी बार आ रहा है। सेकेंडरी और टर्शरी बिहेवियर तो अभी निकालना सिखाऊंगा आपको इसके बाद में, कि सेकेंडरी बिहेवियर कैसे निकलता है, टर्शरी बिहेवियर कैसे निकलता है, आप मेजर पर्सनालिटी में क्या होते हो, फिर माइनर में क्या होते हो, फिर सब लेवल पे क्या होते हो, वो तो अभी अभी आएंगे, उस पे चलेंगे। पहले हम लीडिंग नंबर देख रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी लीड किस चीज पे है। मेजर नामों में या तो 1 आता है या 9 आता है, या तो 1 आता है या 9 आता है। अब एक काम करो, सभी लोग एक काम करो, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब अपने नाम में देखो कौन कौन से अल्फाबेट हैं, A to Z कितनी बार कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, इसे कैलकुलेट करो, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। और फिर उससे एसोसिएटेड नंबर्स देखना। जैसे 1 नंबर तो आपने बताया हाईएस्ट आ रहा है, कई लोगों के चार्ट में 1 नंबर बहुत बार आ रहा है। अब सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, इन पे चलते हैं। 1 नंबर 5 टाइम्स आ रहा है, ओके ठीक है हम। सेकेंडरी में, अरे मेरे बच्चे, कौन सी तुम दुनिया से आया है? अबे ABCD नहीं होती तोते? ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार आया, डी कितनी बार आया। A to Z देख कितनी बार तेरे पास अल्फाबेट आए। अच्छा भूल गई, कोई बात नहीं, होता है। 6 नंबर 2 टाइम्स, ओके फाइन। अल्फाबेट कौन सा? हम अल्फाबेट कौन सा, 6 नंबर किस अल्फाबेट से क्रिएट होकर आ रहा है? अल्फाबेट भी लिखो साथ में, कि दिस नंबर फॉर्मिंग 6 इज दिस टाइम। अल्फाबेट भी इंपॉर्टेंट है, नंबर भी इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि वॉवल है, कॉन्सोनेंट है। जैसे आपने 6 नंबर कहा, अब 6 नंबर स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये कौन सा वाला 6 है? हमारे पास कई सारे 6 होते हैं, ये कौन सा 6 है जो आपके पास क्रिएट होकर आ रहा है? ये किस अल्फाबेट के न्यूमेरिकल से आ रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेके सुनाता हूं। नेम की बात हो रही है, अभी नेम पे चलेंगे, डेट की तरफ शिफ्ट नहीं करना है, अभी नेम पे हम है सारे सारे। देखो यहां पर आप देख सकते हो, 6 नंबर F से भी आता है, O से भी आता है, X से भी आता है। तो आप 6 की कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात करो, ध्यान से मेरी बात सुनना सारे के सारे। फोकस ऑन द स्क्रीन, ये जितने अदृश्य मोड में है वो प्लीज स्क्रीन पे ध्यान दें। मुझे पता नहीं है कि आप यहां पर फोकस कर पा रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर वीडियो ओपन कर लोगे तो मैं और क्लियर हो जाऊंगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। अल्फाबेट ए यदि ए से आ रहा है, जे से आ रहा है, एस से आ रहा है, तो ये 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हैं। आपके पास में यदि ए नाम में बहुत बार आ रहा है तो आप लीडिंग 1 हो, आपके पास जे आ रहा है तो आप सेकेंडरी 1 हो, आपके पास यदि एस आ रहा है तो टर्शरी 1 हो। जो 1 का ईगो फैक्टर है वो हाईएस्ट किस में होगा? ए में। जो 1 का ईगो फैक्टर है वो सेकेंडरी किस में होगा? जे में। जे जितनी बार आएगा सेकेंडरी ईगो। और सबसे लीस्ट ईगो अगर लें 1 का तो किस में आएगा? एस करेक्टर में। बात पल्ले पड़ी? क्या बोला मैंने? बात समझ में आई? व्हाट आई सेड? मैं दोबारा बोलता हूं, ध्यान सुनना। 1 नंबर 3 अल्फाबेट से क्रिएट होता है। कौन कौन से? ए, जे और एस। मानते हो?
अलग तो नहीं किसी के विचार, सब मान गए। अगर मान लो आपके नाम में ए बहुत आए, तो ए में 1 की पर्सनैलिटी प्राइमरी आ रही है, फर्स्ट लेवल पे ए आ रहा है, जे सेकंड पे आ रहा है, एस टर्शरी पे आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है, जे सॉरी एस एस थर्ड रो में चला गया, तो ए के अंदर जो 1 के कैरेक्टर हैं वो हाईएस्ट होंगे, जे के अंदर सेकंड हाईएस्ट होंगे, और ऐसे ही एस के अंदर थर्ड हाईएस्ट होंगे। तो 1 का जो कैरेक्टर है उसमें क्या होता है? क्रिएटिविटी, लीडरशिप। तो अगर मैं कंपेयर करूं एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और एक का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, मेरा नाम एस से है, यदि मैं अपने अंदर ईगो या लीडरशिप देखूं किसी ए वाले नेम से, तो उसके अंदर ज्यादा होगी फॉर श्योर, क्योंकि वो ए से लीड कर रहा है। मेरी बात समझ में आई सबको? मैं व्हाट आई मीन टू से? तो आपके नाम का अक्षर किस नंबर पे आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कह दो 6 नंबर है मेरे पास हाईएस्ट, पर किससे बनता हो 6? 6 नंबर 3 अक्षर से बनता है, एफ से, ओ से, एक्स से। एक्स वाले नाम बहुत कम सुने होंगे आपने, जेवियर जैसा नाम जो होता है कम सुनते हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसे नाम ज्यादा सुनते हैं हम। एक्स वाले नाम जो आते हैं हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर आते हैं, हिंदुइज्म के अंदर या किसी और समुदाय के अंदर ऐसे नाम नहीं मिलते आपको यूजुअली सुनने में। तो एक्स थर्ड कैरेक्टर है 6 का, ये तो बहुत कम मिलेगा आपको। ओ बहुत नाम में मिलता है, ओ हमारे पास हिंदुइज्म में कई नाम में मिलता है, एफ नाम भी बहुत मिलता है, इस्लामिक कैरेक्टर के अंदर एफ ज्यादा मिलता है। जितने हमारे पास पारसी नाम हैं उनके अंदर एफ कैरेक्टर बहुत मिलता है। क्लियर? तो यदि मैं 6 नंबर कैरेक्टर देखता हूं तो मेरे पास किसी कम्युनिटी के अंदर भी दिख रहे हैं मुझे कि इस कम्युनिटी में एफ बहुत मिलते हैं, इस कम्युनिटी में ओ बहुत मिलता है। अब उस कम्युनिटी के बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो वीनस का प्राइमरी कैरेक्टर है, वीनस का सेकेंडरी कैरेक्टर है, या वीनस का टर्शरी है। जिसमें वीनस प्राइमरी है एफ वाले, लग्जरीज के लिए चाहत बहुत ज्यादा होती है, मन में लग्जरीज के लिए जो भूख होती है बहुत ज्यादा होती है। ओ करेक्टर में जो भूख है थोड़ी कम, 6 नंबर सेकेंडरी में पहुंच गया। गेटिंग क्लियर हो रहा है दिमाग में? एक्स के अंदर थर्ड में आ गया। आपकी कंपनी है, आप उसमें शेयर मार्केट का काम करते हो, क्लियर, मनी से रिलेटेड कोई काम करते हो, 6 नंबर आपको चाहिए, तो मैं फ्रीक्वेंसी कौन सी एडजस्ट करने को बोलूंगा? एफ की, ओ की, या एक्स की? एफ की। एज सिंपल एज दैट। तो आपके काम के हिसाब से मैंने आपको या तो इनिशियल राहु पकड़ा देना है, वहां भी पैसा बहुत अच्छा आएगा, या इनिशियल वीनस पकड़ा देना है, वहां भी पैसा अच्छा आएगा। राहु वाला पैसा हमेशा 2 नंबर वाले कामों में अच्छा होता है, या ट्रेड मार्केट, मनी रेगुलेशन, या कुछ ऐसा स्पेक्यूलेशन, शेयर मार्केट, डिबेंचर्स, इस तरह कुछ। मान लो आप मेरे पास आए कि मुझे प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करना है, मुझे कोई नंबर दो, तो सबसे बैलेंस नंबर कौन सा है प्रॉपर्टी डीलिंग के? सबसे बढ़िया नंबर कौन सा है? 9 नंबर, मार्स नंबर। तो मैं आपको 9 की फ्रीक्वेंसी दूंगा, आपको आई क्रिएशन के लिए बोलूंगा कि अपने जो भी सेंटर है उसका नाम आई से कहीं ना कहीं क्रिएट करो, या आर से क्रिएट करो। अगर मान लो आपके पास में प्रॉपर्टी बेचने का काम बहुत स्पीड पे करना है, तो मैं आपको राहु नंबर दूंगा कि पहले मार्स सिलेक्ट करते हैं फिर राहु सिलेक्ट करते हैं, सेल परचेज बहुत तेज हो जाएगी आपकी इसमें। आप बिल्डर हो, आपको अपनी बिल्डिंग्स बनानी है, तो मार्स इंपॉर्टेंट है। आप डीलर हो, आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, केवल कमीशन खाना है, तो नंबर राहु। गेटिंग? बात समझ में आ रही है मेरे पास क्या क्या चल रहा है? अगर मेरे पास में कोई राहु नंबर के लिए आया तो नंबर क्या होते हैं हमारे पास? डीएमवी। डीएमवी। अब वो कहता है कि मुझे अपने सेंटर का नाम रखना है, अपने शॉप का नाम रखना है, तो इनिशियली मैं प्रायोरिटाइज करूंगा डी पर नाम स्टार्ट हो, फिर एम पर, फिर वी पर। तीनों ना मिले तो फिर मैं सेकेंडरी नंबर देखूंगा, प्रॉक्सी नंबर देखूंगा। बताया था प्रॉक्सी नंबर क्या होते हैं? कुछ नंबर होते हैं, कुछ उनके प्रॉक्सी नंबर्स होते हैं।
नंबर फिर हमें एसोसिएटेड नंबर यूज करने पड़ेंगे। वाह बेटा वाह, तू मतलब प्रॉपर्टी बेचवाने वाले को केतु नंबर देगी। बहुत सही। गड्ढे खुलवा देगी उसके, तो पता है तुझे, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, गड्ढे गड्ढे मिलेंगे उसकी जिंदगी में। ये लुटवाएगी, किसी को मरवाएगी ये। या तो पहले देते हैं किसी को प्रॉपर्टी बेचने के लिए 9 नंबर, फिर देते हैं 4 नंबर, फिर देते हैं 2 नंबर। 2 नंबर लिख लो, काम आएगा। ये प्रॉपर्टी बिकवाता बड़ी सही वाली। सैटर्न भी यूज करते हैं, सैटर्न भी यूज करते हैं प्रॉपर्टी के लिए। बहुत सारे करेक्टर होते हैं नंबर्स के। 4 का प्रॉक्सी 7। ईशा, आज ना घर में थोड़ी थोड़ी फिनाइल, लिटिल लिटिल फिनाइल 30 ml चलेगी। 1 कप फिनाइल पीनी है तूने, मेरे नाम की, ठीक है। कम वक्त। 4 का प्रॉक्सी 7, 4 का एंटी 7। वीडियो ऑन करिए 1 मिनट अपना। लानत लानत डालनी मुंह पे एक बार, हाँ। लानत इसी मुंह पे, मेरी तरफ से 2 ग्राम। नास मारा, नास एस्ट्रोलॉजी का नास कहते हैं, न्यूमरोलॉजी का नास कहते हैं। 4 का प्रॉक्सी कभी 7 नहीं होता। गधे भी जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर 4 का एंटी होता है। और वीडियो ना लाउड कर दे, पति खुश होगा। पति बहुत खुश होगा कि वाह, ये काम तो तुम बहुत अच्छा करते हो, वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। नालायक। ये ऐसी कंसेप्ट से दूर रहे दुनिया में। ये जो चल रहा है ना, ये मामला चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है लोग। 4 का प्रॉक्सी 7 बताया उसने। अगर मैं पूरे नशे में हूं ना, मान ले कि मैं मतलब एकदम मदिरा पान करके टन्नू पड़ा हूं, तभी पूछेगा 4 का प्रॉक्सी क्या होता है, तो मैं 7 नहीं बोलूंगा। हे प्रभु। 4 का प्रॉक्सी क्या होता है पता है किसी को? 4 का प्रॉक्सी कौन होता है? 10 नंबर मत बोलना, गलती से भी 10 मत बोल देना। 8, शाबाश, बताया था। 2 कर लो, 2 भी प्रॉक्सी होता है उसका। डबल पे चले जाओ, 8 भी उसका प्रॉक्सी होता है। अगर हीटिंग इफेक्ट का प्रॉक्सी चाहिए तो कौन होता है? मार्स। हीटिंग इफेक्ट बेटा, हीटिंग इफेक्ट, वॉरियर इफेक्ट। 4 के अगर वॉरियर इफेक्ट का प्रॉक्सी देखना है तो मार्स। ये कहानी समझ में आ रही सबको, क्या चल रही है कहानी? देखो मेरी बात सुनो, वीडियो ओपन रखना, लाइवली रहना थोड़ा सा, क्योंकि अब काम ना समझने वाला है। नहीं तो ऐसे बैठे बैठे सो जाओगे थोड़ी देर में। काम बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब इसी से सारी प्रोडिक्शन शुरू कर दी मैंने आज से ही। कंपनी के नाम लिखवा रहे हैं, सब कुछ काम करवा रहे हैं। तो बी अटेंटिव एज मच एज यू कैन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। हमने क्या स्टडी किया अभी? हमने देखा एक ऐसा नंबर जो कि लाउडेस्ट है, जो हमारे पास में हिडन डिजायर देता है किसी बिजनेस की। अगर मुझे मेरे बिजनेस में पैसा ही पैसा चाहिए, तो मेरे बिजनेस में कौन सा हिडन डिजायर नंबर सेट कर दूं? लालच की भरमार। सबसे लालची नंबर कौन सा है? 6 नंबर। किसी हाल में लालची नहीं है। सबसे मूर्ख होते हैं 6 नंबर लालच के मामले में। 8 नंबर सैटर्न, लालच की भरमार। लिखो, यही यही तो पॉइंट बताने के लिए बैठा हूं। 1 नंबर सबसे मूर्ख नंबर, राजा सबसे मूर्ख होता है लालच के मामले में। उसका उल्टा एक्सपर्ट होगा लालच में। सन का उल्टा सैटर्न। सन वाले लोग मूर्ख होते हैं बिजनेस के मामले में, उनसे बिजनेस नहीं कराना चाहिए। प्लानिंग अच्छी करेंगे, एग्जीक्यूशन धेले का होता है। कॉम्बिनेशन यूज करो। अगर आप 1 हो, 2 नंबर का पार्टनर चूज कर लो, और 1 और 2 जब कंबाइन बिजनेस करेंगे, तब देखो क्या सॉलिड बिजनेस होता है। कंपनी नेम फ्रेंडशिप विद अवर नेम। यस, इफ यू आर रनिंग द बिजनेस, कंपनी आपकी है, अपने नक्षत्र का सिलेबल यूज कर लो। बचपन में ज्योतिष से नाम निकलवाते हैं अपना, एक अक्षर देता है वो निकालने का। उस अक्षर से आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए, या कंपनी के नाम के बीच में वो अक्षर आना चाहिए। आपकी ही ऊर्जा चलेगा बिजनेस। अगर पार्टनर 2 हैं तो दोनों के सिलेबल यूज कर लो। ये ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये इंटेलिजेंट ट्रिक्स है, बिजनेस बढ़ाते कैसे हैं अपना, कैसे बिजनेस को ग्रो करवानी होती है। अपने जितने नंबर एब्सेंट हो, वो कंपनी के नाम में प्रेजेंट कर दो। रेमेडी भी है कम कंपनी का नाम आपका, और उसकी रेमेडी करते रहना। अपने मोबाइल नंबर में जो नाम आपके पास में नंबर एब्सेंट हो, वो मोबाइल नंबर में होने चाहिए। तो जितनी बार आपका लोग मोबाइल नंबर डायल करेंगे, आपकी रेमेडी हो रही है, क्योंकि नाम तो आपका यूज कर रहे हैं, नंबर साथ में यूज कर रहे हैं, तो आपकी रेमेडी हो रही है ऑटोमेटिकली। उन्हें पता भी नहीं है रेमेडी कर रहे हैं, और आपको बेनिफिट हो जा रहा है डे बाय डे। इसे इंटेलिजेंट न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ये आपको कहीं कोई नहीं सिखाएगा, मेरे पास नोट्स में भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस पे नोट्स नहीं बन सकते। ये प्रैक्टिकल है।
ये हम क्लिनिक पे करते हैं, देखो नोट्स लिखे हुए हैं, कोई भी पढ़ सकता है गधा घोड़ा। असली काम ये है एप्लीकेशन बेस्ड। तो इसे दिमाग में बसा लेना। ये जितना बढ़िया कर पाओगे ना, आप देखना आपको बेनिफिट कितना मिलता है। क्योंकि आजकल ना जुगाड़ की दुनिया चल रही है पूरी कि जल्दी बेनिफिट चाहिए और टाइम नहीं है हमारे पास में। तो ये कंसेप्ट यही काम आती है। इतनी बर्दाश्त पहले बताओ, अगली पे चले। डन। ये जो हमारे पास हिडन डिजायर नंबर है, इनर डिजायर नंबर है, इनर मोस्ट का नंबर है, कंपनी का आपकी जो क्या बनता है, यूआरएल। आपको पता है, आप अपना एक एक परचेज करते हो यूआरएल, उसका जो नाम होता है वो बहुत इंपैक्टफुल होता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, कंपनी के नाम पे ले लेते हैं यूआरएल। मैंने लिया हुआ, जैसे मेरा है इंडिया रेकी फाउंडेशन, तो इंडिया रेकी फाउंडेशन का ही यूआरएल है मेरे पास में। अब जो ये वर्ड है इंडिया रेकी फाउंडेशन, और मेरी एक एनजीओ है इकिगाई रेकी फाउंडेशन, इन दोनों के नाम मैंने ऐसे ही बनाए थे। इकिगाई का टोन मेरे तरफ सेट है, इंडिया रेकी फाउंडेशन का टोन कोमल मैम की तरफ सेट है। क्योंकि हमें फिर उस हिसाब से अपने डिवीजन ऑफ लेबर करना था कि आप क्या चलाओगे और मैं क्या चलाऊंगी। तो मैंने कहा मुझे एनजीओ दे दो, मेरा वो पर्सपेक्टिव ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा बिजनेस ले लो, आपका बिजनेस पर्सपेक्टिव अच्छा है। तो होता क्या है कि हर इंसान का ऑरा होता है, हम नंबर ऑरा देकर देते हैं। आप सब लोगों का एक ऑरा है, उसमें एक नंबर लिखा हुआ है। वो नंबर यदि आपकी डेट से मैच कर गया, जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, बाय चांस हो सकता है ऐसा, जरूरी नहीं होता, आपका नंबर ऑरा नंबर एक ही हो। अगर आपका ऑरा और आपका नंबर एक ही है, मतलब यूनिवर्स ने ब्लेसिंग हाथ हाथ ज्यादा रखा हुआ है सब पे। नहीं तो थोड़ा सा हाथ, हथेली तो टच है पर फिंगर ऊपर उठा रखी है कि ठीक है कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बट थोड़ा सा दूर से। सिर में तेल लगा हुआ गले ने, तो आशीर्वाद थोड़ा दूर दूर से देते हैं ना। और सरसों का तेल लगाया, चमेली का तेल लगाया, तो आशीर्वाद देने का मुंह भी अलग होता है इंसान का, कि पीछे होकर थोड़ा सा आशीर्वाद देता है। तो ऐसा ऐसा जेस्चर आता है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपके पास में इन सिंक डाटा नहीं होता। आपकी डेट आपके ऑरा से मैच करती है, परफेक्ट। आपका नाम आपके ऑरा से मैच करता है, सेकंड परफेक्ट। आपकी डेट और नाम दोनों मैच करते हैं, थर्ड परफेक्ट। आपका नेम सरनेम टोटल मैच करता है, 100% परफेक्ट। बट ये बाय चांस हो सकता है। नेम तो आप चेंज कर लोगे, अपना ऑरा कैसे चेंज करोगे वो तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए करना पड़ता है मेडिटेशन, ध्यान, एक्सेप्टेंस। तो ऑरा को चेंज करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। ये हर किसी को नहीं आती। मेडिटेशन से आप कर सकते हो, ऑरा शिफ्ट कर सकते हो अपना, बट इतनी मेहनत करे कौन। तो ऑरा शिफ्ट करना तो बहुत कम लोगों को, मतलब शायद आता ही नहीं है मैक्सिमम लोगों को, ये आप मान के चलना। और आप अगर ऑरा को शिफ्ट होते देखना जानते हो, तो आपको पता है आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो या मिस कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। मैं आपके पास में बिजनेस प्रपोजल लेके आया हूं, आप बॉस हो और मैं एम्प्लॉय हूं, ठीक है? अब मैं आपके सामने इंटरव्यू देने बैठा हूं और मेरा ऑरा ऐसा है। मेरे कंधे मैंने सिर्फ चेंज किया, अपनी रीढ़ की हड्डी झुकाई है मैंने सिर्फ, और मेरी नजर ऐसे है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? डिसइंटरेस्टेड इंसान। और यदि मैं आपके सामने टेबल पे ऐसे बैठ गया और मैंने अपनी स्पाइन सीधी कर ली, अब आप मेरी बात में इंटरेस्टेड हो। क्यों? क्योंकि मैंने चक्र एक्टिवेट कर लिए, चक्र जागृत कर लिए, ऑरा वेलकमिंग हो गया। मैंने अपने हाथ ओपन कर दिए या हाथों को सिर्फ यहां तक क्लोज कर दिया, अब मेरा ऑरा बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल ऑरा हो गया। मैं ऐसे करके बैठ जाऊं, मेरा हार्ट चक्र लॉक हो गया, मैंने ऑरा क्लोज कर लिया अपना। मैं टांगे क्लोज कर लूं, एक के ऊपर एक रख लूं, और क्लोज कर लिया। अब मेरा ऑरा वेलकमिंग है ही नहीं। तो अब मैं ऑरा को कैसा करता जा रहा हूं? टोन डाउन। और साथ ही साथ यदि मेरा नंबर, डेट ऑफ बर्थ सैटर्न वाली हो जाए मेरी सैटर्न की डेट ऑफ बर्थ है और मैंने और ऐसा कर लिया, सामने वाले का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है कि भाई ये तो नहीं मैं दूंगा, इसे तो नौकरी नहीं दूंगा। एग्री? और साथ ही साथ आपका कार्मिक नंबर हो, दुनिया भी मजे लेने बैठी है, भगवान भी मजे लेने बैठा है, नंबर भी कार्मिक है, और मजे ले लिए भगवान ने, नंबर कार्मिक भी है, मास्टर भी है, और इंसान एरोगेंट हो जाए, मैं तो नहीं बात करता, तीसरी मौत तीन मौत एक साथ, सोच खराब।
ऑरा खराब, कर्म खराब। अब ये डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी। अब ऐसे में इंसान फंसता ही चला जाएगा, एक बार में अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, स्ट्राइक करेगा लूज होगी, फिर स्ट्राइक करेगा फिर लूज होगी। लिखते चलना इस बात को, ये काम आएगी आपके सारी स्टेटमेंट। वीडियो में मिल रही है बट वैसे काम आएगी। देखो मुझे पता है टू मच कंटेंट है ये आज बहुत ज्यादा मतलब कंटेंट दे दिया मैंने अभी तक भी, पर 2 दिन की छुट्टी है और मैं उम्मीद करता हूं कि पढ़ोगे। कल टेलीग्राम पे ऐड हो जाओगे आप लोग सारे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा तो कल उधर भी काम होगा, टेलीग्राम पे सैटरडे का काम होता है। तो अब ना प्रेशर बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं अब और कंटेंट बढ़ाऊंगा आपको। अभी तक कहीं नहीं बच्चों वाली बातें, अब हम प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं। इस 21 दिन के बाद में आप प्रोफेशन चला सकते हो। तो आपने सुनना है और समझना है और अप्लाई करके दिखाना है, पहले अपने अंकों पर फिर दूसरों पर। ठीक, अच्छा जी, और हो गया, नंबर हो गए, कार्मिक नंबर। ईमेल आईडी के थ्रू भी आप अपना ऑरा क्रिएट कर सकते हो। कई लोग कहते हैं हमें ईमेल आईडी भी बहुत सक्सेसफुल चाहिए। अब इसका काम क्या होता है कि मान लो कहीं आपने एचआर के पास में अपना ईमेल आईडी या रेज्यूमे सेंड करा, रेज्यूमे सेंड करते हो ईमेल आईडी के थ्रू करते हो आजकल, वो आईडी ही ऐसा है कि आधी एनर्जी आपका आधा ऑरा आईडी ने क्रिएट कर दिया है। आपका फोन नंबर, जैसे मेरा फोन नंबर आपके सबके पास पहले पहुंचा था, या मेरी कंपनी का नाम आपके पास पहले पहुंचा था, इंडिया रेगी फाउंडेशन। यदि यही एनर्जी नहीं होती, कहीं एनर्जी नहीं होती। यदि मैंने इनिशियल स्टेप पर ही काम नहीं करा होता तो आप तक एनर्जी पहुंच नहीं पाती। या तो मैं अपनी कंपनी की डेली हीलिंग करूं, अपनी डेली हीलिंग करूं, अपना ऑरा बिल्डअप करूं, कंपनी का ऑरा बिल्डअप करूं, वो भी तरीके हैं मेरे पास में, करते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया काम होता है। सेकंड चीज, अब मैं ऐसा नाम क्रिएट कर दूं जिसकी वाइब्रेशन हाईएस्ट है। अगर मान लो हफ्ते में एक भी दिन हीलिंग करूंगा तो काम चल जाएगा, महीने में एक भी दिन करूंगा तो भी काम चल जाएगा। क्लियर? आप लोगों को लोग क्रिस्टल सपोर्ट करने को बोलते हैं कि क्रिस्टल ले लीजिए, क्रिस्टल आपको बेटर देगा एनर्जी। क्यों देते हैं? क्रिस्टल की जरूरत तब पड़ती है जब आप अपना खुद का ऑरा डेली एनहेंस ना कर पाओ, तो आपको एम्पलीफायर चाहिए होता है। अब लोग जिनको क्रिस्टल मिल जाता है या कोई अच्छा पत्थर मिल जाता है, जेम, जैसे माणिक, जैसे पुखराज, नीलम, या कोई बहुत बढ़िया आपको रत्न मिल जाता है जैसे कि मूंगा, मोती, ये काफी बढ़िया रत्न होते हैं, काफी बैलेंसिंग लाते हैं लाइफ में इंसान की, बिजनेस काफी स्ट्रांग कराते हैं। पन्ना, या आपको रुद्राक्ष मिल जाता है किसी टाइप का, तो आपके पास क्या होता है, ऑरा में एनहेंसमेंट आने के फैक्टर बहुत होते हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये जितने को मैंने नाम लिया, इनमें ना एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इनका अपना ऑरा कुछ नहीं है, ये एनहेंसर्स हैं, ये ट्रांसफॉर्मर्स हैं। बट ये ट्रांसफॉर्म किसे करेंगे? आपकी एनर्जी को। ये एनहेंस किसे करेंगे? आपकी एनर्जी को। यदि आप अपने आप में बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी हो तो क्रिस्टल क्या करेगा? आपकी स्कैटर्डनेस को एनहेंस कर देगा। रुद्राक्ष क्या करेगा? आपकी स्कैटर्डनेस को और बढ़ा देगा। आपको अफर्मेशन डालनी पड़ती है रत्न के अंदर, तब रत्न काम करता है। ज्योतिष लगातार बोलता है कि अपने रत्न पे, अपनी अंगूठी पे हाथ रख के ऐसे बात करनी चाहिए, अपनी अफर्मेशन पानी में डालकर पीनी चाहिए रत्न के साथ साथ। बोलते हैं ऐसे, ऐसे पानी पीते थे हम लोग पुराने जमाने में, ऐसे ही पानी पीते थे ना हम लोग। सोने के अंश आते थे, धातु के अंश आते थे, तत्व आता था, रत्न को ऐसे लगाकर चूमते थे, जबान पे टेस्ट करते थे रत्न को। क्यों? क्योंकि उसका ऑरा एसेंस आता है, बॉडी पे टच तो हो ही रहा है वो। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, अब हम टोटली एस्ट्रोलॉजर के पास में या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में सरेंडर कर देते हैं कि तुझे जो ठीक कर रहे हैं तो खुद ही कर दे। क्रिस्टल देना दे दे, आधा किलो का, 1 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का दे दे। वो डायनासोर के अंडे ले आते हैं उनसे, इतने बड़े बड़े। वो देखा ना जियोड, उसका एमेथीस का जियोड देखा, कटा हुआ जियोड, आधा कटा कटा, वो एमेथीस का फटा हुआ पार्ट सा, चिथल ऑर्गेनिक साइड से एमेथीस के ऐसा ले आते हैं। अब ये एमेथीस की खुली हुई आत्मा हमने घर में रख रखी है, 8 किलो की खुली हुई आत्मा है एमेथीस की। एमेथीस क्या करता है?
पता है आपको? किसको पता है एमेथिस्ट क्या करता है? क्यों भाई? सारे पहलवान बैठे हो, इतने पढ़े लिखे बैठे हो, क्या करता है एमेथिस्ट? प्रेरणा बता, क्या करता है बच्चा एमेथिस्ट? हीलिंग करता है। अच्छा, और बैलेंस करता है। अबे थर्ड एक्टिवेट करता है, यहीं से शुरू कर। थर्ड एक्टिवेट करता है, पहले तो ये काम करता है। हीलिंग कहां से आती है हमारी बॉडी में? दो चक्र से आती है, मणिपुर से या थर्ड आई से। यही दो सेंटर है हमारे हीलिंग सेंटर्स। तो या तो तुम्हें बावला करेगा या तुम्हें लालची बनाएगा। अब तुमने जियोड ले लिया पूरा का पूरा, इतना बड़ा एमेथिस्ट का। आपकी थर्ड आई को वो इतना हाइपर एक्टिवेट कर सकता है कि आप हाइपर इंट्यूटिव हो जाओगे। ध्यान से सुनना, पूरे ध्यान से। अगर आपको हाइपर इंट्यूटिवनेस आ गई करनी, तो मतलब क्या आपका रेडियो बंद नहीं हो रहा, ये सोते हुए भी चल रहा है। एग्री? अब जो इंसान रात दिन रेडियो बंद नहीं कर पा रहा अपना, वो दुनिया के लिए कैसा होगा? दुनिया का ही बावला। ये पागल हो चुका है। फैक्ट है, क्योंकि आप ध्यान में लगे होगे हर वक्त। एमेथिस्ट आपकी एनर्जी को एनहेंस करता आ रहा है। कुछ तो पहले हिले हुए थे, कुछ इसने हिला डाला, तो इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। वही वाला फैक्टर आपके घर में आ रहा है कि घर में कोई समझ नहीं पा रहा कि चल क्या रहा है इसके साथ। होता है। आप एक काम करना, किसी भी क्रिस्टल शॉप के बीच में जाकर बैठना और उसे कहना थोड़ी देर के लिए मेरे आसपास बड़े बड़े क्रिस्टल रख दे। 5-10 सेकंड के बाद में हेडेक शुरू हो जाएगा थर्ड आई पे, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। जब थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो थर्ड आई पे बहुत प्रेशर पड़ता है। एक्टिवेशन के बाद में यहां पेन आता है बहुत तेज, शुरुआत में खुलती है जब वो। ऐसे इंपल्सिव मूवमेंट आते हैं, ऐसे इंपल्स आएंगे आपके पास में। चबक चलती है, यहां पर बहुत तेज दर्द होता है, सीवियर हेडेक्स होते हैं कई लोगों को, क्योंकि थर्ड आई खुलना एक आसान प्रोसेस नहीं है। अब ध्यान से सुनो अगला सेंटेंस। रूट चक्र बंद पड़ा है या इम्प्रॉपरली मैनेज्ड है, बीच वाले में सारी केमिस्ट्री खराब हो रखी है, थर्ड आई खोल के बैठ गया। कम वक्त को सिखाना क्या था कि भाई पहले रूट से एक्टिवेशन शुरू कर, फिर आगे चल। इसने सीधा ओपन करवाया थर्ड आई कि सर थर्ड आई एक्टिवेशन कर दो, हो गई। अब संभालेगा अपनी एनर्जी को ये? नहीं, क्योंकि पावर कहां से आती है? रूट से ऊपर तक। आध्यात्मिक शक्ति कहां से होती है? मूल से उठती है। अब इसका मूल तो सेटिस्फाइड नहीं है, थर्ड आई और खोल ली। यहां आ रही है अब इनफाइनाइट एनर्जी, और शरीर के अंदर दो हिस्से बन गए। हार्ट से नीचे फिजिकल चाहतें दबी हुई हैं, हार्ट से ऊपर आध्यात्मिक उन्नति आ गई। अभी ट्वाइस पर्सनैलिटी या डुअल पर्सनैलिटी बनकर घूम रहा है। ये लोगों के साथ बहुत बार गलती होती है कि वो अनजाने में अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा देते हैं कि उनकी औकात से बाहर चली जाती है ऊर्जा। कई फीमेल्स को हमने कहा कि आपको पीसीओडी ठीक करना हो, सिस्ट या फाइब्रॉइड्स ठीक करने हो, तो आप सिट्रीन वाला वाटर पी सकते हो। बताया था आपको सिट्रीन वाटर, मैंने आपको कई बार बताया। सिट्रीन वाटर में क्या करते हैं? रात को सिट्रीन रखा ग्लास में, सुबह वो पानी पी लिया छान के, पत्थर वत्थर ना। अब फाइब्रॉइड भी ठीक हो गया, पीसीओडी भी ठीक हो गया, ये बहन पीती जा रही है पानी को। अब फाइब्रॉइड ठीक हो गया, सिस्ट ठीक हो गया, पीसीओडी ठीक हो गया, पानी पीती जा रही है, इसका जुपिटर बंद नहीं हो रहा। अब जुपिटर पहले तो होगा इम्बैलेंस, फिर सन एक्टिवेट कर देगा। अभी दिक्कत थी बॉडी के अंदर पीसीओडी की, अब दोबारा पीसीओडी क्रिएट होगा, बहुत ही एसिडिक पीसीओडी। पहले हुआ था ढंग से एनर्जी ना प्रोवाइड करने कारण से, सप्रेशन से, और अब हुआ ओवर रिलीज से। पेशेंट कई बार कहता है कि बीच में तो बड़ा आराम आया था, अब आराम आना बंद हो गया, एक्सेस हो रहा है, ग्राउंडिंग कराओ। लोग कई बार इस कंसेप्ट में फंस जाते हैं, मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। पेशेंट के साथ में खिलवाड़ मत करना, उसे कोई क्रिस्टल दो तो क्रिस्टल के साथ में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना कि हाउ दैट क्रिस्टल इज फॉर दैट पर्सन। क्या कर सकता है क्रिस्टल? लोग बहुत आजकल दीवाने हो रहे हैं क्रिस्टल्स के, हाथ में 6-6 7 क्रिस्टल पहन लेते हैं और एक दूसरे को कैंसिल करा उनके एनर्जी सेंटर। एक मून स्टोन पहना हुआ है, साथ में टाइगर आई पहन लिया। मैं कहा मून स्टोन किस चीज के लिए? कहता पता नहीं, अच्छा लग रहा था। मैं टाइगर आई किस चीज के लिए? अच्छा लग रहा था। बस दोनों उठा लिए। अब टाइगर आई और मून स्टोन यदि जिसने पढ़े हैं उसे पता होगा एंटी क्वालिटीज होती है इनके अंदर। टाइगर आई के साथ में क्रिस्टल ब्लेंड नहीं करे जाते, वो अकेला पहनाया जाता है।
इतनी ताकत है टाइगर आई के अंदर, कैंसर पेशेंट का कैंसर बाहर निकाल सकता है। बट कोई पहनना जानता तो कर देता। अब मूनस्टोन का काम क्या होता है? पैसिफाई करना एनर्जी को। टाइगर आई का काम क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर को एक्साइट करना। दोनों के फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। एक ही हाथ में एक साथ पहने हुए हैं। या तो राइट आर्म में पहनाते टाइगर आई, लेफ्ट में पहनाते मूनस्टोन, तो बैलेंस बनता, परफेक्ट बैलेंस आता। लोग ये बात नहीं समझते, ये केमिस्ट्री नहीं समझते। तो इट्स टोटल साइंस ऑफ अप्रोच कि कैसे लगते हैं। अब आप अपने क्लाइंट के साथ में ना एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना कि कर क्या रहे हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई फीमेल आई, मेल आया, उसका मैस्कुलिन फैक्टर हाई हो रखा है, मुझे दिख रहा है कि उसकी एनर्जी सही नहीं है, मुझे एनर्जी नीचे करनी है, तो मैं उसको दूंगा ब्लैक टोमुलिन। कौन से हाथ में? राइट हैंड में। अगर मेरे पास कोई एक फेमिनिन एनर्जी आ गई है, मुझे उसे बैलेंस करना है, तो मैं कौन सा हाथ में पहनाऊंगा ब्लैक टोमुलिन? लेफ्ट हैंड में। कहानी पूरी चेंज हो चुकी है। आपको पहले नाड़ी देखनी पड़ती है, आपको पहले ऑरा देखना पड़ता है, बट इतनी समझ आए किसमें? इतना तो कोई सोचता ही नहीं आजकल। वो तो क्रिस्टल लेते हैं, पहना देते हैं। क्रिस्टल बाकी काम अपने आप कर लेगा। ये सही चीज नहीं है। ऐसा होता ना तो हम अपने हाथों में जो अंगूठियां पहनते ना, वो यूं ही पहनने में घूम रहे होते कि लेफ्ट हैंड में पहन लो, राइट हैंड में पहन लो। आपको पता होगा ज्योतिष समझदार होते हैं और पहनाते हैं कि सीधे हाथ की पहली उंगली में पहनना। पुखराज बोलते हैं यदि आप लेफ्टी हो तो आपसे पूछेंगे कि लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर में पहनो। एक्टिव हैंड की फर्स्ट फिंगर होता है हमेशा, लेफ्ट राइट नहीं होता। हाथ में लेफ्ट राइट होता ही नहीं है। एक्टिव हैंड और नॉन एक्टिव हैंड, जिन्होंने पामिस्ट्री पढ़ी है मैंने बताया था आपको ये, कि एक्टिव हैंड देखते हैं, पैसिव हैंड देखते हैं। रेमेडीज जो करने वाली होती हैं वो एक्टिव हैंड में करी जाती हैं, रेमेडीज जो रिलीज वाली होती हैं वो पैसिव हैंड में करवाते हैं। अब ये बात पता हो तो फिर चमत्कार, नहीं तो फिर नमस्कार। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो क्लाइंट बहुत रोएगा। आप रेमेडी उसे करा दोगे, वो जानता नहीं है उसने क्या पहन लिया है। अब पहन पहन के मालाएं फिर फिरते रहते हैं, 6 6 फुट लंबी माला पहन लेते हैं गले में, फिर नाचते रहेंगे उसे पहन के कि अब मेरे में शिव जी की ताकत है, मेरे में माता जी की ताकत है, पिताजी की ताकत है। फिर पिताजी डेली पीट रहे होते हैं। ये नहीं करना होता, ठीक है? तो बिना इंफॉर्मेशन के काम नहीं करना। आई हैव मूनस्टोन, सिट्रीन, लैपिस lazuli, एमेथीस, रोज क्वार्ट। कोई छोड़ा तूने मार्केट में? ये सारे पहन लिए? अच्छा कौन सा पहनूं? अच्छा ये पूछ रही है। मेरे को लगा क्रिसमस ट्री बनी घूम रही है। सारे पहन लियो एक साथ। बेटा उड़ जाएगी, रॉकेट बन जाएगी इसके बाद में। लॉन्च करना बाकी बस तुझे। इस टाइम के हिसाब से तू रोज क्वार्ट्स पहन। तेरा जो अभी करंट ऑरा चल रहा है ना, उसमें रोज क्वार्ट्स परफेक्टली सूट करता है तुझ पे, ठीक है? और लंबे टाइम तक पहनियो उसे। लेफ्ट हैंड में धारण करे से और लंबे टाइम तक पहन। मून स्टोन गलती से मत पहनियो, नाक बजाएगी और दिमाग भी। नाक और दिमाग दोनों बाहर आ जाएंगे तेरे। लैपिस लेजुली नहीं पहनना तूने, लैपिस नहीं पहनना, मून स्टोन अभी नहीं पहनना, टाइम नहीं तेरा। दिमाग और नाक, नाक और दिमाग दोनों बह जाएंगे एक साथ। उल्टा हो गया, सॉरी। पायराइट जिम में रख ले। पायराइट काम करते हो ऑफिस में, राइट राइट है, राइट ही है तो लेफ्ट ही है? राइट ही है। अपने राइट पॉकेट में ऑफिस में काम करते हो रख ले। छोटा सा बस एक हेमेटाइट रख लियो, छोटा सा। पायराइट या हेमेटाइट कुछ भी रख लियो राइट पॉकेट में। काफी ब्राइट होना चाहिए, बस ब्राइटनेस अच्छी हो उसकी। आई हैव केप्ट पायराइट स्टोन एट होम। पायराइट स्टोन किस चीज के लिए बेटा? किस चीज क्या करना तुम्हें पायराइट स्टोन का? लिख लिख दे, लिख दे। गाड़ी में वैसे भी आवाज नहीं आने वाली। लिख दे पायराइट का काहे का पर्पस क्या है बच्चा? पर्पस बता मुझे। लालच, पैसे का लालच, पैसे कमाने हैं। किसने? तूने? बेटा पायराइट कुछ नहीं कर पाएगा। तो हिमालय खोद ला, कुछ नहीं कर पाएगा पायराइट तेरे साथ। तुझे पहले पैसे का समझ तो होनी चाहिए मेरे बच्चे। लाइफ की समझ ले गया तुझे, पायराइट वायराइट छोड़, ऐसी काम हो जाएगा तेरा। पायराइट उनके लिए होता है जिनको एनर्जी एनहेंस करनी हो। तेरी तो ऊपर जा रही है, ओवरफ्लो हो रहा है, नीचे ला इसे। पिंक क्वार्ट्स पहन। मंजू को मैंने बताया ना पिंक क्वार्ट्स पहनना उसे, किसी कारण से बताया उसकी। हालांकि एनर्जी का कोई इश्यू नहीं है उसके साथ में, उसका दूसरा कंडीशन है। तेरा एनर्जी नीचे लेके आना है मुझे, तो तू ब्लैक टोमोलिन यूज कर सकती है। मैं तो एक ट्रिक सिखाता हूं, अगर तू सीख पाए तो।
भगवान जाने कितनी सीख पाएगी। ब्लैक टर्मलिन की एक माला आती है, जैसे मेरे पास जो ब्लैक टर्मलिन की मेरी मैं जो माला देता हूं ना, मेरे पास जो अपना पर्सनल माला है, वो 7 चक्र तक टच होती है। मतलब नाभि से भी नीचे उतर जाएगी तुम्हारी माला, इतनी लंबी माला होती है मेरे पास। जब दिन में 2 बार ध्यान करे, ये माला पहन लियो, ऐसा एनर्जी ग्राउंड कर देगा ना, खींच देगी बॉडी से बाहर, उठा नहीं जाएगा बिस्तर से 2-3 दिन तक तो होगा शुरू शुरू में, बट वो फिर तेरे को बैलेंस दे देगा। जो एक्सेस है ना, उसे रिलीज करना सिखा देगा। बट इस ब्लैक टर्मलिन को रात को उतार के सोना है, बेडरूम में नहीं रखना, और सुबह उठकर धोकर पहनना है, पानी से ढंग से धोकर। जो भी कोई ब्लैक टर्मलिन यूज करे, पानी से धोकर ढंग से पहनना होता, चार्ज करके। एवरी मॉर्निंग क्रिस्टल शुड बी वॉश्ड, क्लीन्ड एंड चार्ज, बट इफ द क्रिस्टल नेम कंटेन्स ITE, it should not be washed. It should be only cleaned with the energy. क्रिस्टल के नाम में अगर ITE, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, फेराइट, आइट आ रहा है, धोना नहीं है पानी से। वाटर रिपेलिंग क्रिस्टल है, हाइड्रोफोबिक क्रिस्टल है, हाइड्रोफिलिक क्रिस्टल नहीं है। ये केमिस्ट्री पता होनी चाहिए क्रिस्टल्स की, कौन सा क्रिस्टल कब यूज करते हैं। लैपिस लेजुली ना बच्चा ना, लैपिस में पागल हो गई, दिमाग खराब करना तूने, तेरा ऑलरेडी खराब है और पागल कर दे तुझे। तुझे बैलेंस चाहिए, शादी वादी से दूर चली आएगी लैपिस लेजुली पहन लिया तो। लैपिस वाले बावले होते हैं, मेरे पास आधा किलो का लैपिस है, इतना बड़ा, माथे पे लगा के 2-3 बार मेडिटेशन कर लिया। भाई जंगल जाने का मन कर रहा है मेरा, कि जंगल वंगल में निकलता हूं, मैंने छोड़ दिया, मैं मुझे नहीं जाना। मैं रेड रेड पायराइट पकड़ा हाथ में, मैं कहा नहीं मुझे शहर चाहिए, मुझे परिवार से प्यार है। मैं रेड पायराइट लेके ध्यान करा, जेब में रख के सोया रात को, अगले दिन सब सेट, वापस आ गया। लैपिस लेजुली ऐसे यूज नहीं करते, लैपिस लेजुली का काम दूसरा होता है। वो या तो आर्क एंजल माइकल की पावर आपको चाहिए हो तो यूज करते हैं कई लोग, गाइड मेडिटेशन कराना हो, बट वो टेम्परेरी यूज करो उसे। लैपिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोन, इट्स नॉट सिंपल। यहाँ के कलर कभी यूज मत करो बच्चा, यहाँ के कलर कभी यूज मत करो, ये आध्यात्मिक होते हैं। इसको स्पेशली अगर मैरिज ना हुई हो आपकी, तो इसे आराम से यूज नहीं करते, इसे रेयरली यूज करते हैं। क्लियर कॉर्ड भी कभी यूज मत करियो अभी, क्लियर कॉर्ड भी ध्यान का बहुत प्यारा क्रिस्टल होता है, उसे अभी यूज नहीं करना। अभी तुम अनमैरिड हो, तुम सिट्रीन यूज करो, तुम ग्रीन एवेंचरिंग यूज करो, तुम पिंक कॉर्ड्स यूज करो, तुम्हारे लिए बेस्ट है। मुकेश सर, आप पहले मेडिटेशन करो, अपने ऑरा को ना पहले थोड़ा बैलेंस करो, क्रिस्टल बाद में यूज करना। ये बच्चा कर रहा है मेडिटेशन काफी टाइम से, तो मैं इसलिए इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप में से कई लोग जैसे यहाँ पर क्रिस्टल पूछ रहे हो मेरे से, तो पहले आप ना बैलेंस लेके आओ मेडिटेशन के थ्रू, नहीं तो क्या होगा, क्रिस्टल आपकी ही एनर्जी को वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, समझे। वो आपका ही ऑरा, जैसा भी ऑरा चल रहा है अभी, वो उसे एनहेंस कर देगा। नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव एनहेंस कर देगा, पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव एनहेंस कर देगा, तो वो फिर गलत हो जाएगा। सरफेनाइट नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए तेरे को भी। प्रेरणा क्या कह रहा है, मैंने लेपिस एंजल अपने टैरो कार्ड्स के साथ में रखा हुआ है। लेपिस एंजल है, डाउजर है, डाउजर एंजल है। आ, ठीक है, कौन से वाले टैरो के साथ में रखा है, राइडर वेड या एंजल कार्ड्स, दोनों के साथ में रखा हुआ है। एंजल कार्ड के साथ में ज्यादा बेटर रहेगा। राइडर वेट जो है ना, उसके साथ में ब्लैक टर्मलिन रख दियो, ज्यादा एक्टिव रहेगा। कहानी समझ में आई सबको, क्या क्या चल रही है यहाँ पर, कितनी सारी बातें समझ में आई होंगी अभी ये। हम यूजुअली लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, और क्रिस्टल्स के साथ में ना देखो, जूडी हॉल पढ़ने से ना, किसी को क्रिस्टल बाइबल पढ़ने से क्रिस्टल समझ में नहीं आते, वो जूडी हॉल की मुसीबत थी। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, जूडी हॉल का नाम रट लो। ईशा, याद है वो जूडी हॉल खोल के बैठा था, वो क्रिस्टल बेचने वाला, ऋषिकेश में क्रिस्टल बेचने वाले के पास जूडी हॉल रखी थी, और मैं दूर से उसका कवर पहचान गया, मैं कहा जूडी हॉल रख के बैठे हो, मैंने कहा वॉल्यूम नंबर 3, एकदम देख कर वो सक पका आ गया एकदम से घूर के। मैं कहा इसी से बेचते क्रिस्टल, कहते हैं हाँ भैया बेस्ट है। मैं कहा ये बेस्ट नहीं है, और भी बहुत सारी आती है। तो लोग ना यूजुअली ये 3 वॉल्यूम पढ़ के समझते हैं कि बस अब तो मजा आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। प्रेरणा, ओशोजन के साथ में कोई क्रिस्टल मत रखियो अभी के लिए, ओशोजन को क्रिस्टल की जरूरत नहीं होती बच्चे, वहां ओशो कार्ड है उसमें, वो कार्ड ही इसलिए डाला गया है कि वो एनर्जाइज करता है, ठीक है। अगर तेरे पास पुराने वाले वो हैं राइडर वेट्स पुराने टाइम के डार्क वाले, तो उसमें ब्लैक टोमोलिन रख,
उसकी एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है। एंजेलिक कार्ड्स हैं तो उसके सामने साथ में कोई भी ब्लू क्रिस्टल रख दे, लैपिस रख दे या कुछ भी रख दे, एंजल कार्ड अच्छे सपोर्ट करते हैं उस एनर्जी को। आप भी लोग ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो किसी के पास कार्ड्स हो तो। ओशो ज़ेन के साथ में अगर कोई क्रिस्टल रखना भी हो तो व्हाइट क्लियर क्वार्ट्ज, वो भी कभी रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। मैं क्रिस्टल पहनना कम पसंद करता हूं, बट जब मेरे को काम होता है तो मैं जरूर पहनता हूं। जब मेरे को हीलिंग थेरेपी करनी होती है मैं जरूर पहनता हूं। जैसे मैं कैंसर पेशेंट्स की हीलिंग करता हूं रेगुलरली। अब तो मैं फिर सुलेमानी हकीक पहनता हूं, सुलेमानी हकीक। और वो भी उसका क्रिस्टल जो है 7 mm का बीड है, इतना बड़ा। तो मैंने अपने वेट के हिसाब से वो बैंड बनाया हुआ है अपने लिए, तो मैं पर्टिकुलरली उसे पहनता हूं। समझ में आ रही कहानी है? जो आपको हीलिंग करनी हो तो अलग प्रोसीजर, रीडिंग करनी हो अलग प्रोसीजर, अपना प्राइवेट प्रोटेक्शन करना हो, पर्सनल प्रोटेक्शन करना हो अलग प्रोसीजर। हर किसी के लिए दवाई अलग अलग होती है, एक दवाई सब में नहीं चेप देते। और कोई एक क्रिस्टल चाहिए हो हर चीज के लिए तो क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज सभी क्वार्ट्ज को मिमिक करता है, लिख लो। क्लियर क्वार्ट्ज सभी क्वार्ट्ज को मिमिक करता है, बट उसे कभी मत देना जिसकी एनर्जी हाई हो। एनर्जी ज्यादा मैस्कुलिन हो, एनर्जी ज्यादा हाई हो, क्लियर क्वार्ट्ज कभी धारण नहीं करते, नहीं तो भैंसासुर बन जाओगे। बता रहा हूं मैं मैं देख चुका हूं मौतों को परिवर्तन करते हुए। रुद्राक्ष कभी उसे नहीं देते जिसमें मैस्कुलिन बहुत हाई हो रखा हो, और यदि रुद्राक्ष धारण भी करवाएं उसे तो गौरी शंकर रुद्राक्ष देते हैं जिसकी एनर्जी बहुत हाई हो। हमेशा अपने लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष का चयन करें यदि आपकी एनर्जी जरूरत से ज्यादा ऊपर उठती है। ध्यान से सुन लो, काम आएगा। बेटा जी तुम्हारी आस्था है इसलिए तुम्हें पहनाया है हमने, नहीं तो हमने तो जो बोला था तुम्हारे हमारे वर्ड तुम्हें याद ही होंगे। रुद्राक्ष पहनने वाले भी तुम्हें दिन नहीं आए। शिव की शक्ति जब आपको एब्जॉर्ब करनी होगी ना, या तो शिव को शक्ति के साथ लेके आओ अपने अंदर, नहीं तो शिव को एब्जॉर्ब करना बेटा आसान नहीं है। तुम क्या बन जाओगे ना, देखो तुम अंधक भी बन सकते हो, तुम कोई भी शिवांश बन सकते हो। शिवांश एक भी स्टेबल नहीं था, सारे अनस्टेबल थे सिवाय कार्तिकेय, सॉरी सिवाय गणेश के। कार्तिकेय भी अनस्टेबल थे। तो शिवांश बनना बेटा आसान नहीं होता। तो आप जब लेके आओ ना कोई रुद्राक्ष अपने लिए तो गौरी शंकर रुद्राक्ष लो। वो ज्यादा स्टैटिक होता है, उसमें एक फेमिनिन एनर्जी होती है, वो शांत करती है मन को। आई पल्ले कहानी समझ में आ रही सबको? ये मैं कभी समझाता नहीं हूँ बातें, मैंने कभी नहीं पढ़ाई आज से पहले, ये फर्स्ट टाइम मैं डिस्कशन में ला रहा हूँ। पुराने वाले जितने भी सुन रहे हैं, मजा आ रहा होगा सुनने में। सुन पड़े मैं एकदम जैसे मतलब क्या क्या सुन लिया बेटा, ऐसी शक्लें बना के मुझे घूरोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मुंह तो ठीक रखो। सर मैंने 1 से 14 मुखी की माला पहनी है। ये बैलेंस के बाद ही हालत हुई थी? अच्छा, बैलेंस से पहले क्या हाल था? चल ठीक है, गुड जॉब। अब एक काम करना है, आपने आपने रुद्राक्ष अभी धारण नहीं करने। शादी करना चाहती हो ना तो रुद्राक्ष हटा दो अपने पास सभी के लिए। जहां शिव आते हैं ना बच्चे, वहां कोई नहीं आ सकता, याद रखना। कुछ लाना हो ना तो शिव पार्वती दोनों लाना, वहां सब कुछ आ जाएगा। जहां अकेले शिव आते हैं ना कोई नहीं आ सकता। नो वन कैन रिप्लेस शिवा। सब लोग इस बात को लिख लो अपने पास में, कभी भी रुद्राक्ष को जिनकी एनर्जी हाई हो उन्हें नहीं धारण कराते, बीपी शूट अप करा देगा, ब्रेन हेमरेज करा देगा, अंदर इंटरनल घाव करा देगा। ये आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। रुद्राक्ष पे मैंने कई साल तक काम किया बहुत गहरे तरीके से। कई सालों तक मैंने हाथ में पकड़ पकड़ के रुद्राक्ष देखे हैं। और कई अघोरियों और बाबाओं को रुद्राक्ष पकड़ पकड़ के देखे मैंने कि तुम्हारे रुद्राक्ष कैसे, कभी नेपाल से आते थे, कभी हिमाचल का दावा ठोकते थे, कभी कहते थे यहां से आए हैं, वहां से आए, चाइना से आए हैं। मैंने बहुत रुद्राक्ष देखे हैं। रुद्राक्ष को यदि आपने ओढ़ना हो, धारण करना हो, तो उसके नियम होते हैं। फिर लाइफ में फिर वैसा ही नियम संयम पे चलना पड़ता है। तो जब शिव आते हैं ना फिर कोई नहीं आ सकता। ध्यान रखना, अगर पहनना है फिर गौरी शंकर पहनो, बैलेंस वाला पहनो। बेटा भी नहीं, तेरा टाइम ही नहीं है अभी। तुझे जब तक मैरिज ना हो ना रुद्राक्ष धारण मत करना, ठीक है? अपना ऑरा स्कैन कराना मुझसे, तब मैं बता दूंगा आपको कब टाइम आने वाला
अवेकनिंग बहुत अलग चीज होती है। अभी तुम शादी वाले बच्चे हो, छोटे छोटी उम्र है, तुम क्यों बाबा वाले पंगे ले रहे हो? अभी नहीं, उम्र नहीं है आपकी, जब आएगी अपने आप आ जाएगा रुद्राक्ष। मेरी अब जाकर कुछ सेंसेशन ने कहीं ना कहीं मुझे कुछ सालों से इंडिकेशन देने शुरू किया था कि है रुद्राक्ष। महादेव का आदेश होता है, इसमें मत करना अपनी एंट्री, ये वहीं से आता है। हाँ जी, बर्दाश्त, इतनी झेली, मजा आया इतनी सुन के, कोर नंबर सारे समझे। कल एक नया टॉपिक, मतलब मंडे को एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, जहां पर अभी हमने एक सीक्रेट डिजायर नंबर देखा। ध्यान से सुनना मेरी बात को भी, जो चल रहा है। मंडे को आपके नेम के अंदर सारे सीक्रेट्स जितने छुपे हुए हैं वो निकालेंगे, कि आपके नाम के हिसाब से आप क्या हो, कौन कौन सी ऊर्जा आपके साथ में कनेक्टेड है, और उसका मीनिंग क्या है नाम में, पर्टिकुलर नेम में। और नेम कौन सा यूज करना है, जो अब चल रहा हो। नेम वो नहीं जो कागजात में बंद पड़ा है, डॉक्यूमेंट में बंद पड़ा हुआ कई सालों से, उस नेम की बात ही नहीं कर रहे। हम नेम कौन सा यूज करेंगे, अब वाला, करंट वाला। एम आई क्लियर? तो मंडे को हम ये काम शुरू करेंगे। आज मैं कुछ नोट्स भेजूंगा आपको, एक बार पढ़ के देख लेना। आज या कल मॉर्निंग में नोट्स डाल दूंगा, प्लीज पढ़ के देखना, ये इसी के ऊपर आधारित होंगे। फिर आगे हम इन कहानियों को यूज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बहुत ज्यादा हो गया। अब आराम से अपनी चैन की बंसी बजाओ, सो जाओ। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।